आप दोनों ऐड हो जाइएगा। देखो अभी हम लोग दो चीज़ में कंफ्यूज थे कि एक पहला एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज कराते हैं या फिर दूसरा था कि पेपर टू डिस्कस कर लेंगे और जो भी वैल्यू एडिशन होता है एक बार उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दो चीज़ थी। तो मेजॉरिटी लोगों का जो डिसीजन था वो ये था कि हमको पेपर टू में जो भी अभी तक हुआ है उसको डिस्कस कर लेना चाहिए एंड उसके साथ जो भी वैल्यू एडिशन मटेरियल है उसको कर लेंगे। तो आज का सेशन इसी पे होगा। उसके बाद जो भी होगा उसको हम लोग थ्योरीज वाला पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है। एक एक वीडियो रहेगा एक एक थ्योरी का, क्योंकि टाइम लगता है उसमें, एक थ्योरी में एटलीस्ट 2 घंटे लग चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब एक बार ना पेपर टू आई थिंक आप लोग का डिस्कस हो गया है क्लास में, बट एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि पेपर टू को अगर डिवाइड करें तीन चीज़ों में तो कितने डिवीजन हो सकते हैं उसका, किस कोई बता सकता है? हाँ। हाँ यूनिट बताओ कौन कौन सी है। हाँ इंडियन एंथ्रो बताओ, सोशो कल्चर तो पेपर वन में है। हाँ तो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो जितने भी पार्ट है ना एंथ्रो में पेपर टू में सबका अप्रोच अलग है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग को डिस्कस करेंगे आज कि जो अगर सिलेबस को हम लोग देखें तीन हिस्से में, तो पहला जैसे इन्होंने बताया फर्स्ट इज योर आर्कियोलॉजी, सेकंड आपका है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड दूसरा थर्ड है आपका ट्राइबल इंडिया, ठीक है। ट्राइबल इंडिया जो आपका आर्कियोलॉजी है ये है यूनिट फर्स्ट, ठीक है। ये वाली आपकी 2 से लेके 5 तक है एंड दिस इज योर 6 ऑनवर्ड्स या फिर 6 से लेके 9 तक, ठीक है। तो क्लियर है एकदम पूरा लाइन टू दिया हुआ है। बट ये वाली यूनिट आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपने पेपर वन में पढ़ा नहीं है। क्या नहीं पढ़ा है? फॉजिल। फॉजिल मतलब सुना होगा ना, होमोसेपियन जैसे हम लोग हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलोपिथेकस होता है, नर्मदा मैन आपने पेपर टू में पढ़ लिया है, नर्मदा मैन वगैरह। आर्कियोलॉजी अभी नहीं हुआ है क्या? ठीक है तो शायद पेपर वन में ही कराएंगे सर। तो ये तभी हम कर सकते हैं जब तक पेपर वन नहीं होगा। और दूसरी चीज़ क्या, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है, थर्ड इज योर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है? आई थिंक ये सबको पता है ना। और ऑफिशियल सिलेबस अगर हम देखें तो ऑफिशियल सिलेबस सबको रट गया है। अगर किसी को बाई हार्ट नहीं हुआ है तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात होगी, बिकॉज अगर बाई हार्ट हुआ ही नहीं है तो आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, जैसा मुझे पता है कि आप लोग को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मेजॉरिटी जैसे इंडियन एंथ्रो में देखें, एक एग्जांपल है, ये टॉपिक सबने पढ़ लिया होगा ना, ये पढ़ लिया है, संस्कृताइजेशन पढ़ लिया है। दूसरा एक हम देख लेते हैं, ये जजमानी पढ़ा है, ठीक है। अब ये बताओ जो जजमानी सिस्टम है ये किस स्कूल ऑफ थॉट से आता है? के बारे में किसी को आइडिया है कि किस स्कूल ऑफ थॉट से आता है? बताओ। ठीक है और कोई? ठीक है पूरी क्लास में सिर्फ एक को पता है, फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आता है, ठीक है। अभी क्या होता है क्या नहीं आई विल डिस्कस, बट ये चीज़ हम मैं यहाँ पे इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज एंथ्रो में नंबर नहीं मिलेगा जब तक हम पेपर वन से रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है। जो ये टॉपिक है फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये किस सिलेबस से आता है? पेपर वन से आता है, जो हमारी यूनिट 6 है, जिसमें हम एंथ्रोपोलॉजी की सारी थ्योरीज पढ़ते हैं। इसीलिए मैं चाह रहा था कि पहले थ्योरीज करा दें, बट ज़्यादातर लोगों को पेपर टू चाहिए था, दैट इज़ वाई अब आज ये करना पड़ा, तो थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट है आपका ट्राइबल इंडिया। अब देखो ट्राइबल इंडिया क्या है ना, ये बहुत बड़ा पार्ट है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ट्राइबल इंडिया में सबको कुछ ना कुछ आता है, जिसका एंथ्रोपोलॉजी नहीं भी होगा उसको भी अगर मैं पूछूंगा कि लैंड एलियनेशन एक प्रॉब्लम है ना ये ट्राइबल्स की, लैंड एलियनेशन है ना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चलो लिख लेते हैं, जो सबको ही पता होगा चाहे आपने पढ़ा है एंथ्रो ढंग से या नहीं, दैट इज योर मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये आंसर लिखता हूँ मैं, जो जिसने एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है, आपने जिसने सिर्फ सरफेस टच किया है, एंड तीसरा वो जिसने कभी एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ी है, जो शायद किसी और क्लास में जीएस पढ़ रहा है। तीनों लिख लेंगे इन दोनों टॉपिक के बारे में, मैल न्यूट्रिशन भी लिख लेंगे, लैंड एलिनेशन भी लिख लेंगे। बट अगर आपकी कॉपी चेक होगी, ठीक है, तो जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे या प्रोफेसर चेक कर रहे होंगे, उनको डिफरेंस पता चलना चाहिए ना कि मैल न्यूट्रिशन का आंसर ये एक एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट का है या फिर जीएस के स्टूडेंट का है। क्लियर है? बट आप लोगों में से अभी अगर मैं पूछूं किसी एक को मैल न्यूट्रिशन पे कोई स्टडी आती है एंथ्रोपोलॉजी की, कोई केस स्टडी बताओ, पढ़ तो चुके हो ना, सिलेबस तो कंप्लीट है, ये वाला टॉपिक तो हो चुका है, बताओ।
एनी केस स्टडी रिलेटेड टू मैल न्यूट्रिशन और लैंड एलिनेशन इन ट्राइबल इंडिया, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम बताओ। किस चीज़ की है, क्या है उसमें, क्या है? तो होगी तो मैल न्यूट्रिशन पे ही ना, जब टॉपिक हुई। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या है, मैं समझ रहा हूँ दिस ये प्रॉब्लम सबको होती है। इसका मेन अभी थॉट प्रोसेस ये डेवलप करना नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है, या मन में फियर डालना भी नहीं है। मेन यहाँ पे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कुछ पढ़ो एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि ये क्या है, ह्यूमन की स्टडी है ना, तो हमको क्या करना है, उसको रिलेट करना चालू कर दो हर चीज़ से। याद आ गया? हाँ, टूट गई वो। हाँ, तो इसलिए वैसे मैल न्यूट्रिशन हो रहा है ना। ठीक है ना। अब जैसे ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि अब ब्राउन राइस पे स्विच कर रहे हैं, उसके अलावा मिलिट्स दलिया पे सब लोग स्विच कर रहे हैं ना। तो जो मोस्टली गांव में लोग होते थे, वो उनके पास आटा नहीं होता था पहले, आपने सुना होगा। मोस्टली वो जो कोर्स ग्रेन होते हैं, मिलेट्स होते हैं, जो सूखे अनाज होते हैं, उनको यूज़ करते थे। प्लस कुछ ट्राइबल्स में जाओगे तो वो इंसेक्ट्स को खाते हैं आज भी। देखा होगा आप लोगों ने, किसी ने वो देखा भारत एक खोज, या फिर जो राज्यसभा टीवी पे आपने ट्राइब्स देखा, मैं भी भारत। हाँ ठीक है, जो इंसेक्ट्स में एंड की चटनी बनती है, वो देखा होगा। हमारे लिए वो बिजार हो सकता है कि शायद हम नहीं खा सकते, बट क्योंकि एंड में प्रोटीन बहुत होता है और कुछ वाइटामिन होते हैं, तो उनको वो मिलता था। बट बिकॉज अब एक इंसान, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्राइबल है और वो इस क्लास में बैठा है, उसकी फूड हैबिट्स हैं, और वो यहाँ पे वो चीज़ खाना चालू करेंगे, तो बाकी 60 लोग उसको किस नज़र से देख रहे होंगे? जज कर रहे होंगे ना सारे लोग उसको कि यार ये तो देखो एंड की चटनी खा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? तो क्या होगा, धीरे धीरे वो उस चीज़ को खाना छोड़ देंगे, बिकॉज उनको क्या करना है, मेन स्ट्रीम की सोसाइटी में आना है। इस वजह से क्या होगा, उनकी फूड हैबिट्स जो चेंज हो जाएंगी, और उससे उनको क्या होगा, मैल न्यूट्रिशन। बिकॉज आप अफोर्ड कर पाओगे क्या, प्रोटीन के अलग सोर्सेज, आप पनीर यूज़ कर सकते हो, कोई चिकन खाएगा, कोई फिश खाएगा, बट उनके पास शायद इतना पैसा नहीं है। तो वो एक तरफ अपना ट्रेडिशनल हैबिट भी छोड़ेंगे, और दूसरी साइड जो आप खा रहे हो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एट द एंड क्या होगा, फूड में कमी आ जाएगी, और उनको स्टंटिंग होगी, और क्या होगा, वेस्टिंग हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की ऑलरेडी है। इसी वजह से ट्राइबल्स में, वुमेन में एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और आयरन डिफिशियंसी है, और मेल्स में मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। अब ये जो टॉपिक था, इसको पढ़ सबने लिया है, करा सबने दिया है, नोट्स में सबके छपा हुआ है। और सब एक चीज़ ये देखो, हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं, ऑल इंडिया लगभग 70 80 90% लोगों का कंटेंट सेम है ना। तो 90% लोगों की कॉपी में अगर केस स्टडी सेम है, तो जब कॉपी जाएगी आपकी चेक होने की, तो उस 90% में ही तो आपका स्कोर आएगा। तो और अगर हम सिलेक्शन में देखें, तो अगर 1000 लोग एंथ्रो ऑप्शनल लेते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू पहुँचने वालों की, है ना, मेंस लिखने वाले लगभग 1000 लोग होंगे। उस 1000 में आप 10 12 में आओगे, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा ना। तो वो सारी केस स्टडी अगर आप वही लिख के चले आओगे जो सबने लिखा है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आज का मेन जो एम है, वो समझाना है कि हम एंथ्रोपोलॉजी में चाहते क्या है। ठीक है। अगर कोई एंथ्रोपोलॉजी में आपको ये बोलता है कि मैं ये लिखा रहा हूँ और ये लिख के आ जाओ, एंथ्रोपोलॉजी में स्पेसिफिकली, दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। हमें क्या डेवलप करना है, आंसर नहीं डेवलप करना है, हमें एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करना है। ठीक है। तो मतलब ऐसा इनग्रेंड हो जाए हमारे अंदर कि अगर कोई भी टॉपिक आता है, आप उसको रिलेट कर लो एंथ्रोपोलॉजी से। ठीक है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे सब लोग अलग अलग कपड़े पहन के आए हैं, मैं भी एक तरीके से ड्रेस करके आया हूँ, क्यों? कोई वजह होगी ना। क्या वजह है, बताओ। जैसे, हाँ बताइए। हाउ सोसाइटी। चलो देखो, वॉच किसने किसने लगाया हाथ में, इंक्लूडिंग मी, किसने किसने लगाया है? सबके पास स्मार्टफोन तो है ना, वॉच क्यों लगाया फिर, बताओ। स्मार्टफोन में वॉच तो का काम तो हो ही रहा है, देन वाई आर वी वेयरिंग वॉच? हम अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, हमको एक पर्टिकुलर ब्रांड का फ़ोन क्यों चाहिए? सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चाहिए, या फिर हो सकता है हम एक अपने आप को एक अलग जगह पे देखना चाहते हैं, या फिर एक रिकग्निशन चाहिए कि एक फ़ोन का ब्रांड हमारे पास है, या एक इसकी वॉच हमारे पास है, तो हमको अलग तरीके से पहचाना जाएगा ना। इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, स्टेटस। स्टेटस या स्टेटस बोलते हैं। ये आपके एंथ्रो में है एक यूनिट, पता है कि नहीं, स्टेटस एंड रोल। क्लियर है? तो ये रिलेट हो गई ना सिलेबस से। तो हर चीज़ रिलेट होती है। अगर आप बस उसको रिलेट करना चालू कर दो, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है। अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, एंथ्रो में स्कोर करना, एवरेज मार्क्स बहुत इजी है, और सेलेक्टिंग वाला मार्क्स जो सिलेक्शन के लिए मार्क्स चाहिए, वो बहुत टफ है। ठीक है। तो वहाँ से सफ़र वो कैसे तय करना है, आज हमको वो देखना है। ठीक है। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। के बाद ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, बिकॉज आई नो आप लोगों को आता है।
विडम्बना ये है कि ऑफिशियल आता ही नहीं है जल्दी। ये सिलेबस है। दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, आंसर राइटिंग का सबको डाउट है ना? आंसर राइटिंग का सबको डाउट है। देखो पहला टॉपिक क्या है? मीनिंग स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ना। तो जब भी कोई आंसर लिखो, कोई भी चीज़ लिखो, तो पहली चीज़ क्या लिखोगे? मीनिंग लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद उसका इसको पहले मीनिंग बता देंगे। तो मीनिंग में दो तीन चीज़ आती है कि उसकी उसका मतलब क्या है, उसके बारे में फीचर्स वगैरह वो सब डिस्कस करेंगे। देन उसका स्कोप क्या है, स्कोप का क्या मतलब होता है कि किस किस जगह पे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कोप इज़ नथिंग बट द एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट से पहले एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रेलेवेंस। इसको लिख लेना, ठीक है। रेलेवेंस, कि उस चीज़ की रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे रियल लाइफ में और एंथ्रोपोलॉजी में। एंड देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब होता है फ्यूचर क्या है उसका, ठीक है। तो जो सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट है यही आपका आंसर का स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली, ठीक है। बाकी हर क्वेश्चन पे अलग अलग होता है, वो हम देखेंगे, बस ब्रॉडली 80% में यही लगेगा। अगर सिंगल चीज़ पूछी है, फॉर एग्जाम्पल संस्कृताइजेशन पूछा है, तो संस्कृताइजेशन में सबसे पहले क्या बताएंगे कि मीनिंग क्या होती है। तो किसी डोमिनेंट कास्ट की या फिर संस्कृताइजेशन की जो भी डेफिनेशन है फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मतलब एम.एन. श्रीनिवास से स्टार्ट करेंगे, क्या होता है ये बताएंगे। हमेशा ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जो स्टार्ट करो हमेशा स्टार्ट करो एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, ठीक है। उसके बाद उसको चाहेंगे तो एक से दो लाइन में आप अपने भाषा में भी बता सकते हो। जरूरी नहीं कि संस्कृताइजेशन में सिर्फ स्कॉलर पर्सपेक्टिव देके आप आगे बढ़ जाओ। अगर चाहो तो आप लिख लो सिंपली इट मीन्स दिस, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होगा कि संस्कृताइजेशन का स्कोप क्या है। तो स्कोप से पहले मीनिंग में फीचर्स वगैरह आ जाएंगे। देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा कि आज के टाइम पे संस्कृताइजेशन का क्या रोल है, कैसे उसको यूज़ किया जा रहा है। क्लियर हुआ? ठीक। हर टॉपिक को इस तरीके से सोचना चालू करोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप एंथ्रोपोलॉजी से जोड़ लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, आप लोग इसको देख के भी आना, जैसे डिजिटाइजेशन हुआ है इंडिया में, हुआ है, उसको एंथ्रोपोलॉजी से जोड़ सकते हैं हम लोग। कैसे जोड़ सकते हैं? सिर्फ डिजिटाइजेशन की बात करते हैं ना, ट्राइबल से कर सकते हैं। और अब एंथ्रोपोलॉजी में अभी तक पेपर 2 पढ़ा है ना सबने। पेपर 2 में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं हम लोगों ने इंडियन सोशल सिस्टम में, उसमें डिजिटाइजेशन का क्या रोल है या उसने कैसे हेल्प किया या कैसे हेल्प नहीं किया, ये कर सकते हैं। कास्ट में कर सकते हैं। संस्कृताइजेशन की बात कर रहा हूँ ना अभी। डिजिटाइजेशन ने संस्कृताइजेशन को हेल्प किया कि नहीं? इमेंसली बूस्ट किया है। संस्कृताइजेशन क्या होता है? अपवर्ड मोबिलिटी होती है। डिजिटाइजेशन से अपवर्ड मोबिलिटी हुई है कि नहीं हुई है? बहुत ज़्यादा हुई है ना। आपने देखा ही होगा आज के टाइम पे जो लोग डिजिटल इंडिया का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो काफ़ी ज़्यादा एमिनेंट पर्सनैलिटी बन गए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। इवन अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, अगर वो फेमस है, उनकी कास्ट मैटर करती है? नहीं करती उनका, बट उनका सोशल स्टेटस बढ़ गया। इज इट नॉट संस्कृताइजेशन? बट विद द हेल्प ऑफ डिजिटाइजेशन, है ना। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं ना। चलो पेपर 2 देख लेते हैं एक बार, और देख लो पूरे एंथ्रो में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही है, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट कोई यूनिट नहीं है। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, है ना। ये जिसको बहुत अच्छे से आता है उसका मार्क्स 300 जाएगा, जिसको नहीं आता वो 260 270 में ही रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना इसको। हाँ रिलेट करना है, वही मेन चीज़ है, लोगों को समझने में टाइम लगता है उसको, है ना। ठीक। मैं आप लोग को दो तीन चीज़ वैसे ही बता देता हूँ सिलेबस की, जो शायद लास्ट तक बहुत लोग स्किप करेंगे, छोड़ेंगे, बट वो करना नहीं है, ठीक है। पहला एक टॉपिक ये वाला है ना, इथनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया। मोस्टली लोग स्किप करते हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है और लोगों को समझ में नहीं आता क्या लिखना है, ठीक है। तो इसको अपने पास मार्क कर लो, 1.3 पेपर 2 का टॉपिक है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इथनो आर्कियोलॉजी। आई थिंक अगर जो जो लास्ट वाले सेशन में था मेरे, सर्वाइवल एंड पैरेलल मैंने बता दिया था ना जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे।
कि कल्चर की वो चीज़ें जो आज तक चल रही हैं बट उनका कोई यूज़ नहीं है, जैसे कॉपर के बर्तन या फिर मिट्टी के जो बर्तन होते हैं हमारे कल्चर का पार्ट है। जैसे अब अभी आपने देखा कि लास्ट में एक लेटेस्ट त्यौहार हुआ है सन गॉड की जिसमें पूजा होती है जिसको छठ बोलते हैं, उसमें जो हम मटकी यूज़ करते हैं वो कल्चर का पार्ट है, बट क्या रियल में उसका यूज़ होता है? नहीं होता। तो वो क्या है, कल्चर का सर्वाइवल है ना। पैरेलल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज़ जो दो तीन कल्चर में एक साथ मूव कर रही है, जैसे कुल्हाड़ी इंडिया में रही होगी तो यूएस में भी रही होगी और उसी टाइम पे वो अफ्रीका में भी रही होगी। व्हील का इन्वेंशन यहाँ पे हुआ होगा तो अमेरिकाज में भी हुआ होगा और अफ्रीका में भी हुआ होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, कल्चर पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, ये लास्ट टाइम कराया था। उसके बाद अब ये थोड़ा बहुत है ये देखेंगे, बट ये यूनिट आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नहीं मिल पाएगा वो। ठीक है, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, ये टॉपिक देखो, वो टॉपिक बता रहा हूँ जिसमें स्कोर करना टफ है ना, और उसमें ही हम लोग स्कोर करेंगे। ये वाला 3.1, ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम। सिर्फ आप लोग यूनिट लिख लो 3.1। उसके बाद 3.4 लिखो, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म, है ना, लिखा आप लोगों ने? ठीक। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे यूनिट 6 वहाँ पे है, यहाँ पे यूनिट 4 है, इसमें इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे, ठीक है। इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, लिख लिया? ठीक। ये तो पूरा ही है ना, ये पूरा ही है सारा, सिर्फ ट्राइब कॉस कॉन्टिनम को छोड़ देंगे तो बाकी ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है और इसको लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है, मतलब स्कोर नहीं कर पाओगे ना। तो आपका 6 ऑनवर्ड है। ट्राइबल इंडिया पूरा ही टफ है स्कोर करना, अगर हम बात करें। उसका रीज़न क्या है, जर्नलिस्टिक आंसर हो जाएगा, अभी मैं लाइव करा के दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है, हो गया। चलो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम हर सेक्शन का एक बार अप्रोच देखते हैं कि क्या क्या होना होगा, ठीक है। देखो, पहले हम लेके चलते हैं इंडियन वाले को, ठीक है। देखो, इसमें स्कोर तभी होगा जब आप जो भी स्टार्ट करोगे, स्टार्ट हमेशा किससे करते हैं यहाँ पे, किसी को आइडिया है? इंडियन एंथ्रोपोलॉजी मतलब जैसे वर्णाश्रम की बात हम कर रहे हैं या फिर पुरुषार्थ की बात करें, कर्मा की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को स्टार्ट करना है और नंबर लाना है तो किससे स्टार्ट करना चाहिए? गलत। और थिंकर से तो सब करेंगे ना, हमको अलग करना है ना कुछ, तो अलग कैसे करेंगे बताओ? नहीं, डेटा तो जीएस वाला भी कर लेगा। अब देखो एग्जाम्पल, वर्णाश्रम सबसे पहले कहाँ पे लिखा गया होगा? थिंकर ने लिखा होगा या कहीं और लिखा होगा? अपने वेदास में या जो इंडियन कल्चरल रूट्स के डॉक्यूमेंट्स है उसमें होगा ना। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज है उनका यूज़ करेंगे, ठीक है। हमेशा क्रोनोलॉजी में लिखना है आंसर, ठीक है। इसको खुद भी थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा और बाकी डॉक्यूमेंट मैं प्रोवाइड करूँगा, हाँ, रहता है हर बुक्स में स्टैंडर्ड। हाँ, देखो, जब भी आप पढ़ोगे तो पहली चीज़ तो उस जगह पे भी लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं वर्ण की तो आप पुरुष सूक्त में देखते हो, पुरुष सूक्त है तो महाभारत का चैप्टर नंबर जैसे 43 है उसमें भी मिल जाएगा, है ना। शूद्रा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वो भी देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, है ना। तो ट्रेडिशनल सोर्सेज पहला, जब ट्रेडिशनल सोर्सेज बता देंगे, अब क्या हुआ, आपके आंसर को दूसरों के कंपेरिजन में एज मिल गया है ना। अब जो चीज़ सब लिखेंगे वो लिखेंगे, दूसरे लोग फिर क्या लिखते हैं, थिंकर्स, है ना। देन आप लिखोगे थिंकर्स। अरे वो अलग अलग का अलग अलग है ना, अब चैप्टर 63 में कुछ मिलता हो तो वो, है ना, ठीक है। ट्रेडिशनल सोर्सेज, देन उसके बाद थिंकर, और पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग बताएंगे जैसे सब लोग बताएंगे। लास्ट में आप इसमें क्या चीज़ डालोगे कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है इसके अंदर, ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट, ठीक है, हो गया। जब थिंकर बताएंगे एग्जाम्पल, जैसे हम लोग देख रहे हैं आंद्रे बेतल ने कुछ बोला, ठीक है, या एम एन श्रीनिवास ने कुछ बोला, एलपी विद्यार्थी ने कुछ बोला। अब ये जो बोला है वो ठीक है, सबको आता है ना, बट आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि ये किस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहा है। ये कैसे करते हैं मैं बता दूंगा आप लोग को, आप लोग को आ जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। बट अभी ये समझ लो कि स्ट्रक्चर होगा क्या। जैसे अभी मैंने पूछा तो उन्होंने बोला फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है संस्कृताइजेशन, तो एम एन श्रीनिवास वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं,
फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही हर थिंकर कोई ना कोई स्कूल ऑफ थॉट यूज़ कर रहा होगा, वो बस हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो गया ये रिसेंट डेवलपमेंट, और लास्ट में फिर वही कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस जैसा बाकी लोग लिखते हैं, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। क्यों? हाँ, थिंकर्स किसी स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, हाँ पार्ट होते हैं। ठीक है, नीड से रिलेटेड, हाँ तो नीड से रिलेटेड अगर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट से हैं। एक बार थोड़ा सा आप रिसर्च भी कर लोगे और फिर लिखोगे, ठीक है, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। हाँ, अभी मैं बताता हूँ, जैसे कास्ट की बात करें, कास्ट किसने किसने नहीं पढ़ा है पहले बता दो, किसने किसने कास्ट नहीं पढ़ा है? 2 लोगों ने नहीं पढ़ा, बाकी सबने पढ़ा है ना। ओरिजिन ऑफ कास्ट सबने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, जो लुई डिमोंड की आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना। अब ये बताओ, थोड़ा सा भी अगर पढ़ा हो एंथ्रोपोलॉजी तो किस स्कूल ऑफ थॉट से आता होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्या यूज़ कर रहे हैं, एल डिमोंड जो है जिन, क्यों? होमो हायरार्कीस की बात कर रहे हो ना आप लोग, बट वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेन कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया है उस, इसी पे नंबर मिलेगा? नहीं, कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ। स्ट्रक्चरलिज्म बोल रहे हैं सब लोग, स्ट्रक्चरलिज्म कौन कौन बोल रहा है, चलो हाथ उठाओ। ठीक है, और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होता है। चलो दोनों में से कोई दो चीज़ बोल रहे हो, कौन कौन बोल रहा है? ये दोनों कौन कौन बोल रहा है? आइदर दिस और दैट। बाकी लोग जो पढ़े हैं उनको नहीं आता है, पूछ रहा हूँ, बताओ ईमानदारी से, नहीं पता, चलो छोड़ दो, अब छोड़ो उसको। ठीक है, बेसिकली अब सिंपल भाषा में देखें, आप लोग सब लोग कास्ट क्या है जानते हो ना, आसपास तो देखा ही होगा। प्योर एंड इम्प्योर का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, कि समवन इज प्योर समवन इज नॉट इम्प्योर, है। इसका मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मतलब बाइनरी ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना। बाइनरी ऑपोजिट जानते हैं हम लोग, कौन कौन नहीं जानता है? बताओ जिसको नहीं पता है भाई, खुल के बताओ तभी बताऊंगा, है ना। देखो बाइनरी ऑपोजिट का मतलब ये होता है कि दो चीज़ें, बाइनरी मीन्स दो बट एक दूसरे के ऑपोजिट है, जैसे दिन और रात। दिन और रात हो गया, तो ये दोनों हैं एक ही चीज़ ना, एक ही टाइम पे होती है, बट कभी दिन होता है कभी पूरा एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। लड़का और लड़की, है ना, गुड एंड बैड, ये सब क्या है, बाइनरी ऑपोजिट होता है। तो हर सोसाइटी में बाइनरी ऑपोजिट होते हैं जो उस सोसाइटी को चलाते हैं। जैसे बोलते हैं अगर बुरा अच्छाई है तो बुराई भी है, दिन है तो रात भी, आपने सुना होगा ना। वैसा ही ये प्योर एंड इम्प्योर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एल ड्यूमॉन्ट ने। एल ड्यूमॉन्ट किसका यूज कर रहे हैं? प्योर एंड इम्प्योर मतलब बाइनरी ऑपोजिट का यूज कर रहे हैं। अब सब लोग लिख के आ जाएंगे एल ड्यूमॉन्ट, बट जब आप लिखोगे कि ही इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपोजिट विच कम्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, अब आपको नंबर नहीं मिलेगा क्या? ये कितने लोगों की कॉपी में होगा आपको लगता है? कितने लोग की कॉपी में होगा? हार्डली 1-1.5% की कॉपी में होगा, उन्हीं को नंबर मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ पे हमको फोकस करना है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सबको थोड़ा बहुत अगर पढ़ेंगे तो पता जरूर होगा, बट रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब लोग थ्योरीज लास्ट में पढ़ाते हैं और बाद में प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसको सिर्फ रटते हैं और पूरा सिलेबस हम पहले पढ़ लेते हैं और थ्योरी अलग से पढ़ते हैं। इस चक्कर में कभी दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट ही नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये जो अभी मैं बता रहा था, हमको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, थ्योरीज को रिलेट करते हुए, क्लियर हो गया? हमेशा देखो कि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट किस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है और वो आपके किस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहा है, आपको हमेशा पता चल जाएगा। ठीक है, आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। क्लियर हुआ थोड़ा? ठीक है, चलो ये समझ में आ गया इंडियन वाले में क्या करना है। दूसरा देखते हैं, ट्राइबल। सबसे टफ है इसमें स्कोर करना। ठीक है, और ये अगर आपको थोड़ा भी वैल्यूएशन कर लिया है देन आपको नंबर बहुत अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखो ट्राइबल इंडिया में हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या हमको लिखना चाहिए? सबसे पहले जैसे ट्राइबल इंडिया अगर आता है तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए इसमें? किसी को कोई आइडिया है इस वाले में? अच्छा हाँ, एक चीज़ चलो और है, इट इज़ फनी, इसको ज़रा प्रोनाउंस करो। इसको जो जो ज़्यादा बोल रहा है ना एंथ्रोपोलॉजी छूट जाएगी उसकी। ठीक है, काका वाका नहीं है ये, है ना, ना तो इजाज़ा है, दिस इज खाखा। क्या है ये? वर्जीनियस खाखा नाम है इनका। ठीक है, इनका नाम मत बिगाड़ो। ठीक है, आधे लोगों के 90% लोग को इनका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता। क्या नाम है इनका? खाका कमेटी। ठीक है, तो कोई आता है तो वो लिखा रहता है तो सब सोचते हैं कि कहीं और का नाम है तो उसको ज़्यादा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो तो ट्राइबल इंडिया में हम जो डेटा यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डेटा यूज़ करेंगे। अगर प्रॉब्लम्स की बात आ रही है तो डेटा यूज़ करेंगे और ट्राई करना है ये डेटा कहाँ का हो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का डेटा हो। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम इसमें थिंकर का यूज़ करेंगे, अगर हम थिंकर का यूज़ कर पा रहे हैं तो। और स्पेशली देखो इसमें एक काम करना,
कि हम लोगों ने पेपर 1 में एक टॉपिक है मेलिनोस्की, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 2 स्टडी होती है, सब्सटेंसिविस्ट स्कूल होता है और फॉर्मलिस्ट स्कूल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो सब्सटेंसिविस्ट स्कूल है उसका यूज़ यहाँ पे करेंगे हम ट्राइबल में। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को अभी ये नाम वगैरह नहीं पता होंगे, है ना, इसका टेंशन मत लो, अभी बस लिख लो। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे यूज़ करना, बस ये भूलना नहीं है कि यूज़ करना है। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा सब्सटेंसिविस्ट और फॉर्मलिस्ट होता क्या है। ठीक है, किसको किसको नहीं पता है, मेजॉरिटी को नहीं पता है। ठीक है, अब देखो फॉर्मलिस्ट स्कूल क्या बोलता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़, वो किस लिए होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होती हैं। एग्जाम्पल, जब कोई मान लो आप लोगों में से कोई है, वो गया किसी ट्राइबल मार्केट में, जहाँ पे आपने देखा हो गांव में मार्केट लगती है, तो ट्राइबल्स में भी मार्केट लगती है। अब वो गए, उन्होंने देखा कि सब खरीद रहे हैं, कोई सामान ले रहा है, या फिर पैसा नहीं है तो एक्सचेंज करते हैं, बार्टर सिस्टम सबको पता होगा, बार्टर करते हैं। तो उनके थॉट प्रोसेस से क्या लग रहा था कि ये चीज़ क्यों हो रही है, प्रॉफिट या फिर लॉस की वजह से। उस स्कूल को क्या बोलते हैं हम, फॉर्मलिस्ट स्कूल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, जिसमें हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बट रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ट्राइबल जो लोग होते हैं वो रिलेशन बनाने के लिए मार्केट लगाते हैं। मतलब अगर मान लो ये एक बहुत बड़ा इलाका है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइब रहती है, यहाँ पे दूसरी ट्राइब रहती है, यहाँ पे तीसरी ट्राइब होती है। ठीक, अब ये तीनों आपस में रिलेट तो करते नहीं है ना, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता होगा ट्राइबल्स एक क्लोज कम्युनिटी होती है, ये लोग दूसरे से जल्दी इंटरेक्ट नहीं करते। रिसेंट में देखा होगा ना, मणिपुर में वायलेंस हुआ है, तो वहाँ पे ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना। हम लोगों के लिए सब एक जैसे दिखते हैं, बट रियलिटी में दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसीलिए इतना बड़ा वायलेंस हुआ ना। किस किस ट्राइब के बीच में हुआ था, कुकी और मैती के बीच में। क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। ठीक है, अब ये क्या है कि इनके लिए आपस में इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, है ना। इसीलिए फिर ये क्या करेंगे, एक सेंटर बनाएंगे जहाँ पे क्या लगेगी, मार्केट लग सकती है, या फिर कोई इवेंट हो सकता है, साल में कोई एक मेला लग सकता है। आपने देखा होगा हर गांव में लगता है, क्योंकि पहले सब ट्राइब ही थे, है ना। एनुअल फेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा इंडिया में। तो ये मार्केट लगेगी तो ये सारे आएंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेन रीजन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, मेन रीजन क्या है, ये मार्केट का सोशल रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, रिलेशन बनाना है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका क्या है, बाई प्रोडक्ट है ना। ये चीज को जब पढ़ा गया तो इसको क्या स्कूल बोला गया, सब्सटेंटिविस्ट स्कूल। तो जब हम अब पढ़ेंगे ट्राइबल इंडिया, तो ट्राइबल इंडिया में कौन सा यूज करेंगे स्कूल, सब्सटेंटिविस्ट, इसीलिए पेपर 1 से रिलेट कर देंगे इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। पहली तो स्टडी वही है ना। हाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया क्या करना है। अब बाकी चीज़ सेम रहेगी, कंट वही कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, फ्यूचर क्या है, कोई केस स्टडी आ गई उसको। और ये याद रखना, अगर ऐसा नहीं करना है कि कोई केस स्टडी रटे हुई है हमने और जैसे ही आया बस तुरंत हमने छाप दी। भाई रेलेवेंट है तभी यूज़ करेंगे, बिकॉज एग्जामिनर पढ़ा लिखा है, हम नहीं पढ़े लिखे हैं ना, उसको समझ में आ जाएगा कि ये तो बस फर्जी है ना। तो केस स्टडी यूज़ करेंगे, बट जब तक यूज़ करने लायक है तभी तक, अदरवाइज मत यूज़ करना। क्योंकि देखो अगर सही जगह पे यूज़ करोगे तो बहुत नंबर मिलेगा, गलत जगह पे करोगे तो कटेगा भी। बिकॉज जीएस की तरह यहाँ पे ब्लफ करना बहुत टफ है, बिकॉज जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो एक्सपर्ट है ना आपकी उस चीज़ के। आई एम नॉट सेइंग कि जीएस वाले नहीं है, बट इसमें एक ही चीज़ की चेकिंग हो रही है, सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी की, है ना। ठीक है, तो केस स्टडी इसके करेंगे, लास्ट में आप वही रेलेवेंस यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ जान लो, ट्राइबल इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कम्स फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, कौन, मुर्मू उनका नाम है, बाकी संथाल ट्राइब से आते हैं। अभी कमेटी भी उन्होंने फॉर्म की थी संथाल से रिलेटेड, एक बार उसको पढ़ लेना कि उस पर क्या रिकमेंडेशन आया है। ठीक है, अब चलो एक बार सोर्सेज देख लेते हैं। सोर्सेज आप सबको पता है, किसको किसको नहीं पता है सोर्सेज, पेपर 2 में क्या यूज़ करना है, बाकी सबको पता है। अच्छा, बुक की नहीं, मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड सोर्सेज की बात कर रहा हूँ। चलो, अभी पेपर 2 की बात कर रहे हैं। पेपर 2 में सोर्सेज क्या है, चलो बताता हूँ। वो सोर्स नहीं है, वो वैल्यू एडिशन है। ठीक है, देखो इंडियन हो गया, माजिद हुसैन नहीं है वो, नदीम हसनैन है वो। माजिद हुसैन जोग्राफी में है ना। ये तो हाल है तुम लोगों के, है ना। चलो देखो दोनों का सोर्स थोड़ा सा सेम रहेगा। यहाँ पे माजिद हुसैन भी आज परेशान होंगे तुम्हारी बात सुन के, है ना। नदीम हसनैन यहाँ भी है, नदीम हसनैन यहाँ भी है।
बट दोनों की किताबें अलग अलग हैं। ये ट्राइबल इंडिया की है, ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की है। राइटर सेम है ना, स्कॉलर सेम है, इंडियन के ये भी हैं उनके भी हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम 3-4 तरीके से डिवाइड करें। ये आपका बेसिक सोर्स है ना, कि जब आप स्टार्ट करोगे कोई भी चीज़ तो यहाँ से कर लेना है। बाकी जो क्लास वगैरह है एंड नोट्स है वो तो है ही, बट एट द एंड हमको ये पढ़ना पड़ेगा बिकॉज सब लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करना है, ये बेसिक सोर्स हो गया, इसको बैक किससे करेंगे, इसको बैक करेंगे ट्रेडिशनल सोर्स से, जैसे अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो इसको किससे करेंगे, ट्रेडिशनल सोर्स से कर लेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल सोर्स जैसे महाभारत हो गया, क्योंकि इसमें इंडियन एंथ्रो की बात हो रही है ना, तो इसको यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। उसको देखिए फिर मैं बताता हूँ, ठीक। चलो, अब ये जब ट्राइबल इंडिया कर लेना तो इसमें 2-3 सोर्स आएगा, ठीक है। जैसे पहला तो हमने बोला, एक तो आपका हो गया कौन सी कमेटी, हागा कमेटी, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तीसरा एक देखो लिखो, योजना का जुलाई 2022 का एक एडिशन है, योजना मैगजीन का जुलाई 2022 का, ठीक है। योजना का जुलाई 2022, ठीक है। इसको कहीं से भी ढूंढ लो, जहाँ से भी मिले, और इसको डाउनलोड करके इसमें से नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, पूरा ट्राइबल्स पे है, नॉर्थ ईस्ट पे अभी इशू चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट पे पूरा इस पे चैप्टर है, तो उसको वहाँ से पढ़ना है। झारखंड पे भी चैप्टर है, ठीक है। और एक 2012 का भी है, ठीक है, उसको भी देख लो, है ना। एक 2022 का, 2012 का, ठीक है। मंथ मुझे भी नहीं याद है, वही 2012 का है ना, तो सर्च कर लेना। बस ऐसे लिख लेना, ट्राइबल इंडिया योजना 2012 मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक। अब देखो ये वो लोग करेंगे यहाँ तक ट्रेडिशनल वाले में, और योजना वोजना तक वही लोग पहुंचेंगे जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट है, ठीक है। मतलब अगर इतना आप लोग करते हो और सब कुछ आपको आता है, देन 280-285 तक अच्छा नंबर मिलेगा। बट जैसे अभी रीसेंट टॉपर जो है, उनका नाम पता होगा, बेंजोस पी जोस, पता है कि सुना, किसने किसने सुना है नाम, बेंजोस पी जोस का नाम किसने किसने सुना है, बाकी लोगों ने सुना ही नहीं है। इस बार का टॉपर है यार, कम से कम एंथ्रोपोलॉजी के देखा तो करो, है ना। चलो यहाँ तक देखा है ना आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो जो उनको नंबर ज़्यादा क्यों मिलेगा या बाकी लोग को नंबर ज़्यादा क्यों मिलेगा, तो ये अलग, ये चीज़ करोगे तो कितना 270 तक है। बट ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको ये चीज़ तो देखो, एक तो हो गया रिसेंट स्टडीज़ जो भी हैं, ठीक है। तो जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इसका मैं तरीका बताता हूँ। आप चाहे हिंदू पढ़ते हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, उसमें कभी ना कभी ट्राइब की न्यूज़ आती है ना। तो जब भी ट्राइब की न्यूज़ आती है तो वो एक आर्टिकल होता है, किसी ने लिखा होता है, उसका एक हेडिंग होता है, वो शॉर्ट में होता है। आप हमेशा उस राइटर को सर्च करके उस टॉपिक को देखो, उनका कोई ना कोई रिसर्च पेपर होगा, उसको जरूर पढ़ लेना एक बार, है ना। बिकॉज वहाँ से नंबर ज़्यादा मिलता है ना। तो रिसेंट स्टडीज़ देखेंगे, और रिसेंट स्टडीज़ में सिर्फ इंडियन मत देखना, ग्लोबल भी देख लेना, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे देखना है, ठीक है। इंडियन देखेंगे एंड ग्लोबल भी देखेंगे, ठीक है। ये देख लेंगे। दूसरी चीज़, रिसेंट स्टडीज़ देख लिया हम लोगों ने, इंडियन देख लिया, ग्लोबल देख लिया। उसके साथ एक चीज़ और करेंगे कि जैसे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग सिर्फ एंथ्रो के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनको देखते हैं, बट रियलिटी में सोशोलॉजिस्ट को भी देखना पड़ेगा। जैसे एम एन श्रीनिवास जो है, उनका जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी में नहीं है, सोशोलॉजी में भी है। तो अगर कोई टॉपिक मिलता है और अगर आपको उस पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जगह सोशोलॉजिस्ट भी मिल जाते हैं, तो उसको भी हम यूज़ करेंगे अपने पास, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग इग्नू और ईपीजी यूज़ करते हैं, सबको पता है, एज अ सोर्स हम यूज़ करते हैं। तो हम इग्नू में सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी का मॉड्यूल ना देखें, हम सोशोलॉजी का भी देख लेंगे। ये सब लास्ट के लिए है, 300 प्लस करने के लिए। इसको स्टार्टिंग में कोई मत करना। अभी स्टार्टिंग में नदीम हसनैन, नॉट माजिद हुसैन, ठीक है। इसको करेंगे, बाकी जो भी नोट्स वगैरह है वो, ठीक। ये हो गया। एंड एक चीज़ और जो आपको अलग करनी है, जो बाकी से अलग होगी, वो है आपका लिंकिंग विथ पेपर 1, ठीक है। ये चीज़ बस करना सीख जाओ, इसको रट नहीं सकते हैं, ये आपको सीखना है ना, कि पेपर 1 से लिंक कैसे करना है, ये बस करना सीख जाओ। बिल्कुल कर सकते हैं। पेपर 1 नहीं, क्यों मार्क कटेगा आपका। एंथ्रोपोलॉजी जो डिसिप्लिन है, वो पेपर 2 में जो लोग उन्हें एंथ्रोपोलॉजी के बारे में लिखा है, वो तो उन्होंने पढ़ाई तो किससे की है, पेपर 1 वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट से ही तो। एलपी विद्यार्थी किसके स्टूडेंट थे पता है, एम एन श्रीनिवास भी किसी के स्टूडेंट थे, पता ही होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो जिसके स्टूडेंट थे देखो, जो उनकी बात को थोड़ी काट देंगे हम लोग। बस पेपर 2 में क्या होता है, पेपर 2 में आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं चेंज करने होते, पेपर 2 इज ओनली अबाउट इंडिया,
तो इंडिया पे एंथ्रोपोलॉजी जो काम कर रही है, तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन है, बट जो कॉन्सेप्ट है अगर वो किसी फॉरेन से इंस्पायर्ड है तो क्यों नहीं करेंगे हम उसको। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं सैक्रेड कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, उसके अलावा आप नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, तो ये किसी न किसी से इंस्पायर होकर किया है ना हम लोगों ने। तो किससे किया है वो देख लोगे, अगर वो डाल दोगे नंबर थोड़ी कट जाएगा। वो चीज़ करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। ठीक है। अब जैसे आपको पता होगा, बोलते हैं ना अफ्रीका इज़ द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, जहाँ से मतलब सब ह्यूमन निकले बेसिकली। और इजिप्ट को फिर बोलते हैं कि फर्स्ट एडवांस सिविलाइजेशन थी, जहाँ से बाकी लोग गए। तो इजिप्टोलॉजी एक कॉन्सेप्ट होता है कि इजिप्ट की स्टडी करते हैं ना, वहीं से सारे लोग फिर बाकी जगह पे माइग्रेट करके गए, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, उसको बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक अप्रोच, कि हम उसको सेंटर मानते हैं इजिप्ट को, और वहाँ से सब लोग निकले। जैसे सन को हम सेंटर मानते हैं और सन के अराउंड सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, वैसे हमने शुरू में माना कि इजिप्ट सेंटर है और उसके अगल बगल सारे लोग रिवॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, मुस्लिम वर्ल्ड का सेंटर किसको मानेंगे? सऊदी अरेबिया, बिकॉज ऑफ मक्का। इंडिया में वाराणसी को मानते हैं, सैक्रेड कॉम्प्लेक्स में वाराणसी की स्टडी है। बस क्लियर हो गया ना, नंबर क्यों कटेगा आप? ठीक है, नंबर नहीं कटता है कभी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, हो गया ना सबका? यहाँ तक क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट है तो पहले अभी पूछ लो, क्योंकि मुझे पता हैवी था, है ना। बट इतना करना पड़ेगा तब नंबर मिलेगा, ठीक है, पेपर 2 में। तो बुक पढ़ लीजिए फिर, और क्या। हाँ, देखो लेक्चर तो हाँ, देखो जिसको जिसको नहीं आ रहा है, जिसको मतलब समझ में आ गया, और जिसके क्वेश्चन, देखो मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अगर आपका उतना करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है देन देयर इज़ नो नीड। बट अगर नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से कर लो, तो बिल्कुल पढ़िए फिर, है ना। और उसको अभी इस सेशन को उससे अलग कर लो ना, दिस इज द सोल सेशन, उससे रिलेटेड है ही नहीं, है ना। तो कोई किसी ने कहीं से भी किया है डजेंट मैटर, बट ये चीज़ करनी पड़ेगी, और पर्सपेक्टिव कभी नहीं आएगा। देखो जीएस की तरीके से पढ़ेंगे तो कभी भी एंथ्रोपोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव डेवलप हो पाएगा? आप खुद सोचो, कभी नहीं हो सकता। अब एग्जांपल देखो, जैसे जो रिसेंट टॉपर हैं या पुराने टॉपर में, आप अक्षर जैन सर का नाम ले सकते हो, एंड इनका देख सकते हो, उमा हारथी मैम का कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि उन्होंने सिर्फ ये किया था। वो आपको बोलेंगे मैंने इस साइड से भी देखा था, मैंने वहाँ से भी देखा था, सोशोलॉजी वाला भी देख लिया था, उसके अलावा रिसेंट में कुछ पेपर आते थे, ऐसी ऐसी जगह का नाम लिख देंगे जो आपको सुना ही नहीं होगा। तो वो चीज़ कैसे करोगे? वो चीज़ पढ़ के करोगे ना, ठीक है। और देखो सीधी सी बात है, कोई चीज़ अगर इस साल पेपर में आई है और अगली साल वो सारी बुक्स और कोचिंग के मटेरियल में आ जाती है, तो लगता है अच्छा ये तो देखो आया था। बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट? नेक्स्ट वाला तो उसको ही पता होगा ना, जो ऑलरेडी पढ़ रहा है 2-3 जगह से। तो आप अगर टच में हो एंथ्रोपोलॉजी वाली न्यूज़ से, और जैसे एग्जांपल मैं देखता हूँ कि आप लोग को पता होगा हम लोग क्या है, अगर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देखें तो हम वी आर होमो सेपियन सेपियन, यहाँ तक पता है सबको, ठीक है। इनसे पहले नियंडरथल थे, बीच में एक वो कंट्रोवर्सी है कि हम डायरेक्ट किससे आए हैं ना, ये थोड़ा बहुत पता है ना। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि एक स्पीशीज थी जो कि रशिया के पार्ट में रहती थी, उसको हम मानते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, अभी उसका फॉसिल मिला है। अब ये किसी नोट्स में नहीं है ना, बट अगर पढ़ोगे नहीं ये चीज़ न्यूज़ में और आ जाएगा तो। वो फॉसिल पुराना नहीं है अफ्रीका वाले से, वो स्पीसीज अफ्रीका वाले से पुरानी है। हाँ, ह्यूमन तो अफ्रीका से ही आए हैं। वो जो स्पेसिफिक फॉसिल है, वो वाला फॉसिल सबसे पहले जो मिला है वो मिला था अफ्रीका में, अभी ये वाला उससे पुराना डेट हुआ है। हाँ, तो अभी स्टडी नहीं करता है, सिर्फ एविडेंस है। एविडेंस है ना। देखो किसी भी थ्योरी को हटाने के लिए उस पर पहले तो एविडेंस चाहिए होता है, फिर उस पर थ्योरी फ्रेम होती है, फिर उसका स्कॉलर रिव्यू होता है, फिर रिसर्च पेपर में छपती है, उसके बाद उसको माना जाता है। ऑब्वियसली हो सकती है। अब ऐसे अगर देखें हम लोग तो इस हिसाब से तो हम लोग बोलेंगे कि एरोप्लेन इंडिया में ही बना था, एविडेंस तो हमारे पास है ना। बट वो मान नहीं सकते, आपको मटेरियल एविडेंस चाहिए। बहुत चीज़ें होती है ऐसे, तो फिर हर चीज़ इंडिया में बनी थी, है ना। ये क्या है फिर? अच्छा, अपनी पार्टी बता रहे हो क्या? चलो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक। अब देखो एक चीज़ हम लोग देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़, आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब हम एंथ्रो का पेपर देखो, तो जैसे कि आपको देखा होगा कि पेपर 1 में 147 मिला है, इवन 150 तक मिला है, और टॉपर का नंबर वही 290 300 तक रिवॉल्व कर रहा है आजकल एंथ्रो में। तो इस हिसाब से तो ही कैन बी अ टॉपर और शी कैन बी अ टॉपर ना पेपर 1 में। बट पेपर 2 में क्या हो जाता है ना, 110, 115,
इसका मतलब क्या है? क्या इनकी नॉलेज में कमी है? पेपर वन देख के लग रहा है? नहीं लग रहा ना। क्या इन्होंने पढ़ाई कम करी होगी? नहीं करी होगी। बट उसके बाद भी वो पेपर टू में नंबर दिख रहे हो ना कम हो रहा है। ये आप लोग टॉपर्स का कॉपी उठा के देखो, जो नीचे वाले हैं ना उनका यही इशू है। कितने लोग जो रैंक में नहीं, अगर किसी से बात बात होती है तो एक बार देखना, अदरवाइज मैं आप लोग को 2-3 मार्कशीट ग्रुप में डालूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसमें ये आपको दिखेगा ना कि पेपर टू में ड्रास्टिकली बहुत नंबर कम है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? तो बेसिकली मेन चीज़ क्या है कि वाई वी आर लूजिंग मार्क्स इन पेपर टू, ठीक है। कोई बता सकता है? फिर से बोलिए। चलो एक तो लिंकिंग हो गया, और नहीं तो यार इतना तो पढ़ा होगा, 150 नंबर है पेपर वन में, है ना। देखो मेन चीज़ क्या होती है, अब तो देखो तुम ही लोग बताओगे, है ना। ये तो तुम लोग ने पढ़ा भी है, ये क्वेश्चन भी है यूपीएससी, 10 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ना एंड। चलो इसका आंसर का स्ट्रक्चर बताओ, पहले बताओ एंड का क्या मतलब है। यहाँ पे ऐसे ही आता है सिर्फ वर्ना एंड बुद्धिज्म, कुछ नहीं आगे लिखा रहेगा, वाई वॉट नथिंग। 10 नंबर में वाई एंड इंटरलिंक कैसे? तो बेसिकली एंड का मतलब क्या है? रिलेशन है ना। तो उसमें सिमिलैरिटी बता सकते हैं, डिफरेंसेस बता सकते हैं, दोनों में क्या रिलेशन था, हाउ इट वाज रिलेटेड टू दैट, उसका क्या रिएक्शनरी पॉलिसी था। अब पहले अगर ये बताओ, वरना में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पढ़ तो सबने दिया है, थोड़ा बहुत बता ही सकते हैं, चलो बताओ वरना में क्या लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? अरे दोनों को मिला के बताना है ना, मतलब चलिए कोई और बताओ। चलो एक ठीक है, इन्होंने बता दिया कि स्टार्टिंग में ओरिजिन बता दिया वरना का, है ना। बट और क्या बताएंगे? बुद्धिज्म में चलो क्या बताएंगे? ठीक है, तो क्या था वहाँ पे? को नाम क्या बोलते थे? याद है थोड़ा बहुत? संघ बोलते थे ना। हाँ ठीक है, और कुछ? एनीथिंग? बताओ भाई। देखो जो अभी आप लोग का हाल है, यही सबका होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं कि सब क्या लिख के आएंगे, मैं बताता हूँ। जैसे चलो इनका बता दिया, ऑक्यूपेशनल थ्योरी बता दिया, वर्णा बता दिया, प्योर इम्प्योर बता दिया, इसमें महाभारत या पुरुष सूक्त के बारे में बता दिया। यहाँ पे बुद्धिज्म बताएंगे तो गौतम बुद्ध तो सब बताओगे ना, कि नहीं बताओगे? गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करोगे। ये भी बताओगे कि रिएक्शनरी पॉलिसी थी किसकी, ये रिएक्शन में आया था किसके? जो रिजिड हिंदुइज्म था उसका वर्णा सिस्टम उसके थ्रू आया था। एम इसके बाद बताओ, यहाँ तक तो सब बताते ही हैं, तभी 10 में 3 मिलता है। यहाँ तक तो सब बता देंगे ना। अब ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी के पेपर 2 एंथ्रोपोलॉजी में आया है, तो इसमें यूपीएससी को एंथ्रो जानना है या वर्णा बुद्धिज्म जानना है? और ये चीज़ तो सब लिख ही लेंगे। हाँ बताइए। कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यूपीएससी को क्या जानना है यहाँ पे? एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जानना है ना। और जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सिर्फ ऑक्यूपेशनल थ्योरी छोड़ दें, वो भी बट की सोशोलॉजी में है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ हमने बताई जो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रही है? नहीं बताया ना हमने। तो क्या आंसर का डिमांड एड्रेस हुआ है? नहीं। रेस तो वैसे भी मिथ है, जब यूनिट 9 पढ़ोगे पेपर 1 तब आप बताओगे रेस इज अ मिथ। रेसिज्म इज अ कॉन्सेप्ट, रेस इज अ मिथ बता बोलते हैं ना हम लोग, तो उसको तो नहीं बता सकते, और लिखना मत कहीं पे। रेसिज्म कैसे है? रेस रेस और कास्ट अलग होती है। पहली बात तो वो गलत है ना, बिकॉज जो वर्णा का ट्रांसलेशन है वो ब्रिटिशर्स ने किया था। एंड वर्ण मीन्स क्या होता है, वो व्री से बोलते हैं दैट वर्णा मीन्स कलर। तो अकॉर्डिंग टू उनके ट्रांसलेशन के हिसाब से इंडिया में 4 कलर के लोग होते हैं, और एक वर्ण में तो एक ही कलर के लोग होने चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? इनके घर में 10 कलर के लोग होंगे, मेरे घर में होंगे, सबके घर में अलग कलर के लोग होते हैं, जब इंटरमिक्सिंग नहीं हुई होगी तब भी। तो वो तो वैसे भी फ्लॉड है, वो तो कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से है, उसको हटा देते हैं। बाकी वर्ण जो है वो व्री से आता है ना। एक रूट वर्ड होता है संस्कृत में हर चीज़ का ना, तो वो आता है इससे, है ना। व्री से आता है, व्री मतलब होता है सिलेक्शन। तो वर्णा इज समथिंग व्हाट दैट इज सिलेक्शन ऑफ समथिंग। तो वर्ण सेलेक्ट किया जाता था ना, कौन सेलेक्ट करता था? गुरु करता था। कहाँ पे? गुरुकुल में करता था। तो वो डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है ना, तो उसको कॉलोनियल कागजात पढ़ना छोड़ दीजिए, है ना। तो उसको छोड़ो। अभी हम क्या बात कर रहे थे? एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की। और देखो वर्ण, रेस और कास्ट अगर अलग ना होती तो तीनों के नाम अलग अलग क्यों होते? इसका मतलब तीनों अलग है ना, जाति अलग है ना, तो इसका मतलब वो रेस इज डिफरेंट। एंड एक ही रेस में
4 वर्ण के लोग होते हैं, हम सब एक ही रेस है, बट अलग अलग वर्ण है ना हम लोगों का, तो रेस और वर्ण अलग है। ठीक है, ये देखो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसको को क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग है। यही करोगे तो मज़ा आएगा एंथ्रोपोलॉजी में, और ऑटोमेटिकली आपका एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, यहाँ तक हमने जो भी डिस्कस किया ये क्या है, जनरल पर्सपेक्टिव है ना, ये सब लिख लेंगे। और इसीलिए आपको 3 साढ़े 3 नंबर मिलेगा। नंबर कब मिलता है, जब हम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डालते हैं, मतलब इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, ठीक है, अब देखो वर्णा हो गया, बुद्धिज्म हो गया। अब जब तक आप इस पे बात नहीं करोगे किसकी, जीएस घूरे की, आप एम एन श्रीनिवास की बात नहीं करोगे, ठीक है, कि उन्होंने कास्ट पे क्या बोला, आप इरावती कार्वे की नहीं बात करोगे, है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा पेपर 2 कोई बात नहीं, बट जिन्होंने पढ़ा उनको ये पता होना चाहिए था, और अब पेपर 2 खत्म हो गया है भाई आप लोगों का, है ना। तो अगर ये 2-3 एंथ्रोपोलॉजी का तुम लोग को नाम ही नहीं पता है, और बुद्ध ये नहीं पता कि बुद्धिज्म में जीएस घूरे का कितना बड़ा रोल है, तो क्या पता है आप लोग को, कुछ नहीं पता है ना। इसीलिए यहाँ पे आप लोग को नंबर फिर क्लास में कम मिलेगा, और इसको रटो मत, समझने की कोशिश करो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखो दो चीज़ है इसमें, जैसे एक तो आपको पता होगा ये एक जीएस घूरे हैं, है ना। ठीक है, अभी डिटेल में नहीं बताता हूँ, शॉर्टकट में बताता हूँ कि जीएस घूरे ने क्या बोला, कि बुद्धिज्म इनिशियली आया था एज अ रिएक्शन टू व्हाट, रिजिड वर्ना सिस्टम। ठीक है, और इसी वजह से आया, और उसने इगैलिटेरियन सेटअप किया जिसको हम बोलते थे संघ। ठीक, बट उन्होंने ये बोला कि जो लोग इसके अंदर थे वो जब संघ में रहते थे तब तो वो इगैलिटेरियन सेटअप को फॉलो करते थे, सोसाइटी में जाते थे तो जाते ही वो वापस से उसी हायरार्किकल सेटअप को फॉलो करने लग जाते थे। ठीक है, तो ये किसका पर्सपेक्टिव आ गया, वर्ना और बुद्धिज्म का रिलेशन हो गया, क्वेश्चन की डिमांड हो गई, और किसके पर्सपेक्टिव से आया, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से, अब नंबर मिलेगा। ठीक है, दूसरा जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम बात कर सकते हैं किसकी, एम एन श्रीनिवास की। अब अगर देखो मैं बताऊंगा नहीं, एक बार ट्राई करो, है ना, खुद खुद करने का। इमेजिन करो कि आपको नहीं पता, इमेजिन क्या, मुझे पता है नहीं पता, एम एन श्रीनिवास ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, अभी तो बताया, संस्कृताइजेशन दिया है। संस्कृताइजेशन किसको किसको नहीं पता है पहले बता दो, एक बार बता देता हूँ ताकि सबको पता रहे। किसको किसी संस्कृताइजेशन नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको पता है। ठीक है, अब देखो संस्कृताइजेशन सोसाइटी में भी पढ़ा होगा वैसे। ठीक है, मान लो कोई भी सोसाइटी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग हायरार्किकल सेटअप होता है, कोई नीचे है कोई ऊपर है। अब ये तो एक ह्यूमन की टेंडेंसी है कि वो सोशल स्टेटस में ऊपर ही जाना चाहता है ना। तो संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक सोशल स्टेटस का इंसान कहाँ जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, बट कैसे। एग्जाम्पल, जो क्षत्रिय है, वो जो ब्राह्मण है वो ज़्यादा सोशल स्टेटस में है एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम, तो वो इनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लग जाएंगे, मतलब पूजा पाठ, हवन विधि, इन चीज़ों को, सैक्रिमोनियल जो सारी चीज़ें होती है उसको फॉलो करेंगे, सो दैट ये सोसाइटी में इनको इसका स्टेटस बढ़ जाए और ये क्या बन जाए लास्ट में, ब्राह्मण की तरफ। एग्जाम्पल इसका कौन सी कास्ट, त्यागी को हम बोल सकते हैं, उसको चेंज कर दिया गया ना नाम, संस्कृताइजेशन को उसको चेंज इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ पहले ब्राह्मणाइजेशन बोला, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बहुत लोग क्षत्रियों को भी इमुलेट करते हैं। एग्जाम्पल जाट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, वो क्या करते हैं, वो क्षत्रियों को करते हैं। जैसे अब अगर आपने देखो गन्स का यूज़ हो गया, तलवारों का यूज़ हो गया, उनका अलग होती है। ठीक है, मैं बताऊंगा, यही सब तो कंफ्यूजन है। देखो कोई भी इंसान किसको इमुलेट करेगा, जो सोसाइटी में पावरफुल है। पावरफुल नॉर्मली कौन है, डोमिनेंट कास्ट ही है ना। तो नॉर्मली जो एमुलेशन होता है ये किसका होता है, डोमिनेंट कास्ट का होता है। हायर मत बोला करो, हाँ, कि कोई हायर नहीं है ना रियलिटी में। हाँ, ठीक, तो बेसिकली क्या है, अपवर्ड मोबिलिटी है विद द हेल्प ऑफ इमुलेटिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ अपर कास्ट, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संस्कृताइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जब एम एन श्रीनिवास ने क्या बोला, एग्जाम्पल ये बताओ, जो इसका नाम सुना है किसी ने, नियो बुद्धिज्म। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि एंथ्रोपोलॉजी में जब भी नाम वगैरह यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा उनकी इनको इज्जत दे देंगे ना, प्रोफेसर लिखो, प्रोफेसर नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट कुछ सर लिख लो, और जैसे अम्बेडकर हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर मत बोलो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलो, और आदत डालो ना। क्यों, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट में आ जाएगा, मुंह पे निकल जाएगा, तो दिक्कत हो जाती है कभी कभी, है ना। तो धीरे धीरे मतलब ट्राई करो, सही हो जाएगा। तो नियो बुद्धिज्म क्या है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, जब वो आए और उन्होंने क्या बोला, मास में क्या बोला कि सब लोग किधर आ जाएंगे, बुद्धिस्ट बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, बिकॉज इधर डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हो रहा है, तो उधर हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एम एन श्रीनिवास ने क्या बोला कि नॉर्मली लोगों ने क्या किया,
कि वो पहले जो थे, अगर सोसाइटी का सेटअप है तो वो कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। इवन हम अगर देखें तो कुछ लोग तो इसके बाहर भी थे, है ना। तो जब ये बुद्धिज्म में जाएंगे तो इगैलिटेरियन सेटअप में चले जाएंगे, ठीक है। अब इगैलिटेरियन सेटअप में चले जाएंगे तो इनके कंपैरिजन में यहाँ से तो ऊपर ही आ गए ना, क्योंकि यहाँ तो सब बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, संघ वाला कॉन्सेप्ट बन गया और ये सब लोग बराबर आ गए। बट जब ये बराबर आ जाते हैं और इनका सोशल स्टेटस ऊपर आ जाता है, मतलब नौकरी वगैरह में चले गए, 2-3 जनरेशन हो गई, एक अच्छा प्रॉपर चालू हो गया, अब ये वापस से वही चीज़ करने लग जाएंगे, क्या जो इधर हो रही थी, कास्टिज्म करना चालू कर देंगे। तो इन्होंने क्या बोला एम एन श्रीनिवास ने, कि नियो बुद्धिज्म वॉज अ टूल टू संस्कृताइजेशन फॉर गेटिंग गुड सोशल स्टेटस। ये किसने बोला, एम एन श्रीनिवास ने। कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ण और बुद्धिज्म, नंबर अब मिलेगा, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव होता है एंथ्रोपोलॉजी का, इसको यूज करना है, ठीक है। कुछ में सेम है, कुछ में नहीं है। जैसे यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी वो हो रही है, इंटर रिलेट हो रही है। इसीलिए जब पेपर 1 का यूनिट 1 पढ़ते हो तो उसमें देखो रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन है, तो कुछ में तो सेम रहेगा ही ना। ऐसा कुछ नहीं हो सकता रियलिटी में ना। अब एंथ्रो सोसाइटी को स्टडी अगर करेगी, ठीक है, तो उसको सोशोलॉजिस्ट का हेल्प तो लेना पड़ेगा, ठीक। अगर एंथ्रो फिजिकल एंथ्रो का यूज़ करेगी तो वहाँ पे उसको जो जेनेटिक्स के मतलब जानकार हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। आर्कियोलॉजी में जाओगे तो जो लोग आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा, तो सिर्फ एंथ्रो कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो प्योर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कोई नहीं है ना, उसका वर्क और जगह भी रहता ही है। और प्योर सोशोलॉजिस्ट भी कोई नहीं है, उसका भी और जगह पे वर्क रहता है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये समझ में आया कि हम लोग मार्क क्यों लूज कर रहे हैं एंथ्रो में पेपर 2 में। बिकॉज सब वही क्या करते हैं, अब 1-2 किताब आप लोग को पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसमें रेडीमेड आंसर होता है ना, सबको नाम पता ही होगा, 1-2 है। अब उसमें क्या है कि वही किताब लाखों लोग पढ़ रहे हैं और सब लोग एज इट इज़ वही आंसर लिख रहे हैं, जिसमें वर्णा इधर लिख देंगे, बुद्धिज्म इधर लिख देंगे, कॉलम बना के पूरा लिख के चले आएंगे। नंबर क्यों मिलेगा आप लोगों को, नहीं मिलेगा। एक भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम नहीं है, कोई रिसेंट स्टडी नहीं है, नहीं मिलेगा ना। अब इसमें जब ये चीज़ हम कर लेंगे, ये तो चलो मान लो आपको सोर्सेज में मिलेगा, बट इसके बाद आपको कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस भी डालना पड़ेगा यहाँ पे, कि क्या इशू आ रहा है आज के टाइम पे। क्या बुद्धिज्म में इगैलिटेरियन सेटअप रह गया है, नहीं रह गया है। अगर इवन अगर अब देखो इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी वगैरह जब हम पढ़ते हैं, तो आप लोगों को पता होगा ना कि क्रिश्चियंस में जो अपर कास्ट क्रिश्चियंस हैं, मतलब ब्राह्मण क्रिश्चियंस हैं, और जो शूद्र क्रिश्चियंस हैं, उनकी चर्च अलग होते हैं। पता है कि नहीं पता है। सिक्स में आपको पता है जो जट सिक्स होते हैं उनका अलग होता है, और जो सतनामी सिक्स होते हैं उनका अलग होता है, पता है। बुद्धिस्ट में भी सेम है आज के टाइम पे। इस्लाम में भी पता होगा आपको ना, जो अशराफ अजलाफ का कॉन्सेप्ट आ गया है। और ये कॉन्सेप्ट इंडियन नहीं है, एक नहीं, कॉन्सेप्ट इंडियन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बाहर का ही है, इंडियन सोसाइटी से अडॉप्ट नहीं किया। बट इंडियन सोसाइटी का उस पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे क्या है, जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी जो है वो ट्रेडिशनली इस वाले कॉन्सेप्ट में भी नहीं थी, वो इंडिया में होके आई है, ठीक है। तो ये अनटचेबिलिटी जो इस्लाम में आई है वो इंडिया से ही आई है, ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए, क्योंकि इंडिया में अनटचेबिलिटी फॉलो हो रही थी ना। तो जो लोग कन्वर्ट होकर उधर गए, तो अपर कास्ट जो कन्वर्ट होकर गए, जैसे उन्होंने अपना नाम क्या रखा, खान रख लिया, ठीक है। बिकॉज खान जो है वो एक अपने आप को एक मतलब इस तरीके से देख सकते हो कि सोसाइटी में एक अपर स्टेटस दिखाता है। बाकी लोगों ने नहीं रखा, तो उससे पता चल गया कि अच्छा ये लोग अलग हैं, तो फिर उनके साथ उनकी मस्जिद भी बहुत जगह पे अलग हो गई। इंडिया में ऐसा हो रहा है बहुत सी जगह पे, इवन बांग्लादेश पाकिस्तान में भी होता है ना। वो तो बहुत पुराना हो गया ना। हाँ, घर वापसी लिख सकते हो ना, यूज़ कर रहे हैं वर्ड, हाँ। यही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हाँ। घर वापसी जो अभी नॉर्मल नॉमनक्लेचर चल रहा है ना, वही तो है ये। तो दी मूवमेंट जो था, उसी का आराम आज के टाइम पे घर वापसी चल रहा है, घर वापसी मूवमेंट है ना। तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में पिछले 3-4 साल से चल रहा है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो ना, बिकॉज आर्टिकल्स में भी यूज़ हुआ है ना। तो उसको भी आप चाहो तो वन एंड बुद्धिज्म में यूज़ कर सकते हैं। बट बेटर ये रहेगा ना कि बुद्धिस्ट कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, बट वो वही सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो हिंदुज़म फॉलो कर रहा है। इसमें एक चीज़ और देखना, कि जो बुद्धिज़्म के बुद्धा है ना, इनके ये बुद्धा, और जो इनके बुद्धा हैं मतलब हिंदुज़म के, ये दोनों अलग हैं। आपको पता है कि नहीं पता है, किसको किसको नहीं पता है, किसको किसको नहीं पता है, दोनों अलग हैं, है ना। ये बुद्धा दशावतार के बुद्धा हैं, वो बुद्धा दूसरे बुद्धा हैं, है ना। इनकी माता का नाम दूसरा है, उनकी माता का नाम दूसरा है। ये विष्णु के अवतार हैं, वो विष्णु के अवतार नहीं है। बट अभी हम लोग में से 99% लोग को तो यही पता है ना,
कि गौतम बुद्ध क्या है, इनके अवतार हैं। तो इससे क्या होता है, एक ये भी दिखाया जाता है कि बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ऐसा ये एक थोड़ा सा मिसफिट है, तो इसको भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कर सकते हैं कि बुद्धिज़्म में जो ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म है, अगर बुद्धा का बुद्धिज़्म है, उसमें क्या होता है कि वर्शिप ऑफ एनी काइंड इज़ प्रोहिबिटेड। बुद्धिज़्म में बुद्धा की वर्शिप भी अलाउड नहीं है, बिकॉज वो गॉड को मानते ही नहीं, वो गॉड ये सब नहीं मानते ना, ये तो पता ही है आप लोगों को। क्या ट्रेडिशनल की बात करो। हाँ, वैसे तो महायान में पूजा हो ही रही है ना, तो ट्रेडिशनल में अलाउड नहीं है, बट अब हो रहा है ना, पूजा हो रही है। अब अगर नियो बुद्धिज्म में देखें तो डॉक्टर अंबेडकर ने मना किया है, बट लोग अंबेडकर साहब की फोटो लगा के उसकी पूजा कर रहे हैं। वो तो इंसान थे, सबके सामने रह के गए, है ना। तो वो भी गलत है, तो उसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो, बट ये क्योंकि 10 मार्क्स का है तो इसमें नहीं हो पाएगा, बट अगर बड़े नंबर पे आएगा तो यूज़। कौन? तो वही तो है, अब लोग नहीं कर रहे हैं ना। लोग तो अंबेडकर साहब को ही क्या कर रहे हैं, पूजा करने लग रहे हैं, तो उनके टीचर जिन्होंने, उनको तो पता नहीं क्या मानेंगे, है ना। तो ये सारा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो जब भी सोचो तो इस तरीके से सोचो, आपका नंबर मतलब बेसिकली आंसर तो अच्छा हो ही जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, एक चीज़ लिख लो यार तुम लोग ने, बाद में मैं भी भूल जाऊंगा, है ना। इरावती कार्वे का लिख लो, उन्होंने क्या बोला था इसके बारे में। इरावती कार्वे लिख लीजिए कि इन मॉडर्न सोसाइटी, इन मॉडर्न सोसाइटी Buddhism is acting like a bridge. Buddhism is acting like a bridge. Buddhism is acting like a bridge between stratification and egalitarianism. Between stratification and egalitarianism. हो गया। अच्छा, मिल गया मिल गया। हाँ देखो, दिख रहा है आप सबको, सबको दिख रहा है। ठीक। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डिजिटाइजेशन एंड रूरल इकोनॉमी। ठीक है, अब वापस से वही है कि क्या क्वेश्चन है, डिजिटाइजेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी, है ना। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये वही जीएस वाला पर्सपेक्टिव वापस से आ जाएगा ना। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। एक चीज़ और याद रखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि वो आएंगी नहीं एग्जाम में। जैसे डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी नहीं है आपके सिलेबस में ना, आपने कहीं भी पढ़ा नहीं होगा, बट बिकॉज पिछले 2-3 साल से चल रहा है, तो वो 100% चांसेस थे आने के। देखो 2024 में आ गया पेपर में, है ना। इसी तरीके से जो भी न्यूज़ में रहेगा उसको खुद से थोड़ा सा गूगल कर लो, उसके बारे में थोड़ा भी जानकारी रहेगी ना, तो यूपीएससी कभी भी देखो इसको 20 में नहीं पूछेगा, उसको पता है कि सिलेबस का पार्ट नहीं, बट 10 मार्क्स में जरूर पूछेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट सबसे टफ जो है किसी भी ऑप्शनल में, सेक्शन ए का आपका ये वाला 5, और सेक्शन बी में जो मतलब मैंडेटरी वाले पार्ट है, कंपलसरी वाले, सबसे टफ होते हैं। बिकॉज इनमें नॉर्मली क्या होगा, आपके पास कंटेंट होता ही नहीं है। अब जिसको नहीं पता था, एग्जाम्पल देखो, डिजिटाइजेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी, चलो मान लो फिर भी लिख लोगे, जीएस वाले तरीके से लिख लोगे, 3 नंबर मिल जाएगा। बट अगर ये नहीं पता है, ये सीरो मालाबार क्रिश्चियंस, इसको कैसे लिख पाओगे, नहीं लिख सकते ना। ये बेसिकली क्या है, ये सीरियन क्रिश्चियंस के ऊपर है ना। ये कुछ क्रिश्चियन एक कम्युनिटी होती है माइनॉरिटी में, जिनको ओरिजिनल डिसेंडेंट्स बोलते हैं, है ना। तो ये क्या थे, केरला मतलब मालाबार के पास आए थे बहुत हजारों साल पहले। और आज के टाइम पे सीरिया में तो ये रह नहीं गए, सीरिया में ऑलमोस्ट ये मतलब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अलग अलग जगह पे चले गए थे। ये कुछ इनकी माइनॉरिटी बची हुई है कहाँ पे, इंडिया में,
मालाबार में। इसी तरीके से ज्यूस कम्युनिटी, आपको पता हो ना, ज्यू कम्युनिटी है, यहूदी कम्युनिटी उनको बोलते हैं, उनके भी कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स बोले जाते हैं, वो भी इंडिया में मिलते हैं आपको। ठीक है, तो वो भी इंडिया में मिलते हैं। अब ये वाला न्यूज़ में था क्योंकि सीरिया में क्या चल रहा है आपको पता होगा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन आया। तो जिसको भी थोड़ा सा आइडिया हो ना, जब भी न्यूज़ पढ़ो तो उसमें देखो कुछ एंथ्रोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर लोगे तो काम हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी ऑफ वॉर भी होता है ना, हम वॉर के बारे में भी एंथ्रोपोलॉजी से पढ़ सकते हैं। एट द एंड हमने सबने सुना है ना कि हर चीज़ में ट्रेडिशनली देखें तो तीन चीज़ की वजह से वॉर होती है। किसकी इसी वजह से, हिंदी में कहावत है, मनी लैंड एंड वुमेन, है ना, ये पुरानी कहावत है। और एट द एंड अगर आज के टाइम पे देखें, भले ही ये पेट्रियार्कल साउंड करेगा बट दिस इज ट्रू, है ना, बहुत से केसेस में दिस इज ट्रू, एटलीस्ट लैंड एंड मनी वाला तो ट्रू ही है। और पुराने ट्राइबल में जाओगे और आज भी ट्राइबल्स में जाओगे तो वुमेन वाला भी है। जब आप टाइप्स ऑफ मैरिज पढ़ते हो तो उसमें वॉर होती है ना, आपने देखा होगा दो लोगों के बीच में, एक जो जीतता है वो अधिकारी होता है कि उसको चूज करने को मिलेगा कि हु वुमन शी वांट्स। बहुत जगह होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है ना, फील्ड्स में भी होता है। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा कंटेंट एक बार लिख लो, बिकॉज ये मिलेगा नहीं, है ना, कहीं भी। ये डिजिटाइजेशन में दो तीन नाम लिख लें, बाद में मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। ठीक है, एक चीज़ बताओ, सिर्फ इस वाले में एक कोई कॉन्सेप्ट जो पेपर टू से हम लगा सकते हैं डिजिटाइजेशन में। एक तो मैंने बता दिया था कि इसमें संस्कृताइजेशन यूज़ कर सकते हैं, और कुछ यूज़ कर सकते हैं, बताओ। पेपर टू का कोई कोई दो तीन कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं इस वाले पार्ट में। बिल्कुल जजमानी बताएंगे, ठीक है, बहुत सही बताया है ना। तो एक आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जजमानी, दूसरा आपका संस्कृताइजेशन, क्योंकि जजमानी हो संस्कृताइजेशन की वजह से ही रही है ना। ठीक है, और कुछ बता सकते हैं, और कुछ, एनीथिंग एल्स। यही होता है एंथ्रोपोलॉजी का पर्सपेक्टिव, भले ही आपको डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी नहीं पता, बट जो एंथ्रोपोलॉजी का वर्ड यूज़ कर पाओगे वो बता दो, है ना। जजमानी हो गया, संस्कृताइजेशन हो गया, एनीथिंग एल्स जो कुछ और हम बता सकते हैं इसमें। पेपर टू के सारे टॉपिक सोचो यार, याद आ जाएगा। इसमें आर्कियोलॉजी नहीं यूज़ हो सकता ना, ऐसे तो बहुत वेग टर्म है ना, उसको कुछ स्पेसिफिक बताइए, और कुछ बताओ। नहीं, इससे कास्ट सिस्टम उतना डायरेक्ट नहीं है। मैरिज वाला यूज़ कर सकते हैं ना इसमें, मैरिज जो है वो चेंज होती है इसकी वजह से, डिजिटाइजेशन की वजह से, मतलब डिजिटल मैरिज नहीं है। हाँ, हाँ बताओ बताओ ना। रूरल इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ होती है वो सोचो। नॉर्मली रूरल इकोनॉमी में इंडिविजुअलिज्म नहीं होता है, बट इसकी वजह से क्या होगा, इंडिविजुअलिज्म आएगा, है ना। तो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसकी जगह इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस आती है। हाँ, तो वो चीज़ हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और बताओ क्या डाल सकते हैं, एनीथिंग। रूरल इकोनॉमी में क्या क्या होता है, सोचो। ट्रैक्टर होता है, इतना तो सोचो। मशीन्स होती हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं, कामिन और आपका जजमान होते हैं। ये डिजिटाइजेशन पे रही है ना, ड्रोन तो मैकेनिकल चीज़ है, डिजिटाइजेशन डिजिटल है, वो अलग चीज़ होती है। डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन दोनों डिफरेंस होता है। हाँ, क्या बार्टर चेंज हो रहा है, बार्टर तो ऑलरेडी चेंज हो गया है ना रूरल इकोनॉमी में। ये ट्राइबल की बात नहीं कर रहा है, रूरल की बात कर रहा है। ट्राइबल इंडिया अलग है, रूरल इंडिया अलग है ना। रूरल इंडिया में आपने देखा है बार्टर होते हुए, नहीं होता ना, क्या। हाँ, ये डाल सकते हैं, ग्रोथ सिस्टम वाला डाल सकते हैं। कास्ट में चेंजेस आ रहे हैं थोड़े बहुत, डायरेक्टली नहीं है, बट जैसे मैरिज के केस में तो नहीं मिलेगा, तो कास्ट वाला उस तरीके से नहीं आएगा, बट दूसरी तरीके से आ सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें अब हो गई ना जो बेसिक, अगर जिसने नहीं पढ़ा था, बट फिर भी आप थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डाल सकते हो। अब बट अदर देन दैट एक बार थोड़ा सा लिख लो, है ना, डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, है ना, बिकॉज ये सिलेबस का पार्ट नहीं है बट क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें दो तीन नाम लिख लो, डिटेल में बाद में बताऊंगा, है ना। डेनियल मिलर, हाँ डाल सकते हैं। ठीक है, लिखो, डेनियल मिलर। ठीक है, ये फादर ऑफ डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी है ना, फादर ऑफ डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी डेनियल मिलर। इनका एक वर्क लिख लो बस, टेल्स फ्रॉम फेसबुक, टेल्स फ्रॉम फेसबुक 2011, टेल्स TALES, टेल्स फ्रॉम फेसबुक।
ठीक है। अब देखो क्या है, इन्होंने बोला क्या है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे जो फेसबुक वगैरह आया, तो स्टार्टिंग में लोगों ने क्या बोला था कि आप लोगों ने देखा होगा ना, जब शुरू में फेसबुक था तो एक वो उसका अगर किसी को थोड़ा बहुत लोगो याद हो तो कनेक्टिंग डॉट्स जैसा दिखता था। किसी को याद है? थोड़ा इतना पुराना कोई है? नहीं। तो बेसिकली क्या था, ये बोलते थे कि कनेक्टिंग द वर्ल्ड। बिकॉज क्या था, फेसबुक के थ्रू आप कहीं भी किसी से भी बात कर सकते थे, फ्रेंड बन सकते थे, यही तो था उसका कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्या था, हम पूरे वर्ल्ड को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। तो इससे ये माना गया था कि जब फेसबुक आएगा या फिर जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आएंगे, उनसे पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस होगा या होमोजीनस होगा? होमोजीनस होगा। बट क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। तो इन्होंने जब स्टडी किया तो इन्होंने यही बोला कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, दे डू नॉट होमोजेनाइज कल्चर्स, रादर दे अडेप्ट टू द लोकल कल्चर। लिख लो इसको, है ना। ठीक। कि जो लिखो, डिजिटल टेक्नोलॉजीज डू नॉट होमोजेनाइज कल्चर, डू नॉट होमोजेनाइज कल्चर, rather they adapt to local context, rather they adapt to local context। ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा इसका क्या मतलब है? ठीक है। अब ये जो स्टडी है, देखो किताब कब की, 2011 की है, बट अगर थोड़ा सा भी रिसर्च करते तो इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत पता होता, हम आंसर लिख पाते, बट नॉर्मली नहीं पता होता है। तो बस आप लोग को इतना करना है ना, जो भी चीज़ करंट में रहेगी और ये 100% किसी न किसी जगह पे आपको मिलेगा, उसको क्या करना है, थोड़ा सा अपना इंटरनेट का यूज़ करो और वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी पर्सपेक्टिव ले आओ। ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे करंट में, है ना। और एक और लिख लो, एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इंडिया का एक बता देता हूँ, लिखो, उषा रामनाथन। लिखो, उषा रामनाथन। इन्होंने क्या की स्टडी किया, इम्पैक्ट ऑफ आधार, इम्पैक्ट ऑफ आधार को स्टडी किया है ऑन रूरल इंडिया, बेसिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटी पे किया है। ठीक है। अब इनका देखो, मैं वर्ड बता रहा हूँ, उसको लिख लो, है ना, फिर मैं समझाता हूँ, है ना? लिखो, इन्होंने बोला वी शुड मूव फ्रॉम टेक्नो डिटर्मिनिज्म, टेक्नो डिटर्मिनिज्म, TECHNO, टेक्नो डिटर्मिनिज्म, टू टू एथिकल टू एथिकल कंसिडरेशंस, एथिकल कंसिडरेशंस। ठीक है। अब लास्ट वाले सेशन में कौन कौन था जो मैंने लिया था, एक बार हाथ उठाओ। उसमें हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, जिसको हम बोलते हैं कि बेसिकली दो तरीके के व्यू होते हैं, एक होता है इथनोसेंट्रिज्म और दूसरा क्या होता है, कल्चर रिलेटिविज्म। तो अगर हम टेक्नो डिटर्मिनिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी को हर जगह पे एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव है? इथनोसेंट्रिज्म है ना ये। इथनोसेंट्रिज्म का क्या मतलब हुआ कि हमने कल्चर को ध्यान में नहीं रखा, हमने एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन बना लिया और सब पे एक तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया, फिर वो चाहे जो ट्राइब है उसका कोई भी तरीका है ना। और कल्चर रिलेटिविज्म होता तो उस टेक्नोलॉजी को उस ट्राइब पे कैसे इंप्लीमेंट कर पाते, उस हिसाब से चेंज कर देते। तो जो उषा रामनाथन है, इन्होंने यही बोला है, इन्होंने तो सिर्फ टेक्नो डिटर्मिनिज्म यूज किया है। बट अगर अब आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि भाई ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली किसकी बात कर रही है, कल्चर रिलेटिविज्म की बात कर रही है। क्लियर हुआ? बट यहाँ पे बस क्या है, कल्चर रिलेटिविज्म की जगह क्या पे है, टेक्नोलॉजिकल रिलेटिविज्म है। ठीक है, लिख लो इसको, टेक्नोलॉजिकल रिलेटिविज्म। हो गया? ठीक है। अब देखो, जब भी जैसे कोई चीज़ पढ़ो, जैसे ये था, तो उषा रामनाथन वाले में ना तो कल्चर रिलेटिविज्म लिखा हुआ है जब रिसर्च पेपर पढ़ोगे, ना तो इथनोसेंट्रिज्म की बात की गई है, ना ही वहाँ पे बात की गई है किसकी, ये ट्राइब वाइब की इस तरीके से डिटेल ने। बट आपने तो पढ़ा हुआ है ना पेपर 1, थोड़ा बहुत जिन्होंने भी पढ़ा है, या जब मान लो मैंने सेशन कराया था उसमें जिसको जिसको थोड़ा बहुत आता है, तो वहाँ से ये समझने की कोशिश करो कि कुछ नहीं है, दिस इज पेपर 1 का कल्चर रिलेटिविज्म एंड इथनोसेंट्रिज्म या फिर हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म वाला जो स्कूल है। ठीक। तो रिलेट कर लिया, अब ऑब्वियसली बात है, आप उसमें एंथ्रोपोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव डालोगे, आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। तो जो भी न्यूज़ पढ़नी है उसको इस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है, कीवर्ड्स का यूज़ करना है और थोड़ा डिटेल में ही करना है। ठीक है।
फेवर नहीं कर रही हूँ, उसका यूज़ कर रहे हैं। इसका, अरे एक कोई भी चीज़ यूज़ कर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और बाकी योजना बताया ना, योजना यूज़ करो। हाँ, ठीक, ठीक है। चलो ठीक है, अभी देखो यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि पेपर टू में स्कोर कैसे करना है, सोर्सेज क्या क्या होंगे, क्यों नंबर नहीं मिल रहा है पेपर टू में, और कैसे रिलेट करना है आपके पेपर वन को पेपर टू से। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो मेन आप लोग का था ना कि शायद आंसर स्ट्रक्चर वगैरह क्या पूछ रहे थे, बताओ एक बार, कुछ पूछ रहे थे आप लोग, क्या स्ट्रक्चर? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज पेपर टू में देखो यही करना है। देखो बताता हूँ किस डालना है। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग अभी ये जो क्वेश्चन था आपका क्या था क्वेश्चन, ये डिजिटाइजेशन एंड रूरल इकोनॉमी, मान लो ये क्वेश्चन था। तो जैसे जब भी आपको डिजिटाइजेशन और रूरल इकोनॉमी का कोई भी एग्जांपल मिलेगा, एग्जांपल मैं इसका आपको दो तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। ठीक, अब जैसे देखो एक गुड एग्जांपल है और एक, बेसिकली केस स्टडी कुछ नहीं होती, एग्जांपल होता है बट उसमें थोड़ा डिटेल में बताया जाता है। हाँ, एक गुड है, एक देखो बैड है, दोनों बताता हूँ, है ना। बैड आप लोगों ने सबने सुना होगा, बिकॉज सब बैड ज़्यादा जानते हैं, दैट इज़ योर, के बारे में सबको पता है, जमतारा, नेटफ्लिक्स पे इसका सीरीज भी आया था। बाकी यहाँ पे क्या होता है, जितने भी आपको सुना होगा ना फ्रॉड करते हैं, आपके इतने लाख रुपए का इनाम लग गया है, मोस्टली जो मिडिल एज लोग हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं कि आपकी इतनी करोड़ की लॉटरी लगी है, या फिर कभी कोई फीमेल बन के बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये जमतारा वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या हो रहा है, वो रूरल इकोनॉमी पूरी थी, वो पूरी पूरी रूरल इकोनॉमी किस पे डिपेंड हो गई, डिजिटाइजेशन पे। बट इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग जो यहाँ पे हो रही है, बहुत बैड है ना। बेसिकली क्रिमिनल कर रहे हैं, क्रिमिनल केसेस कर रहे हैं, तो ये बैड एग्जांपल है। गुड में एग्जांपल में आपने गुजरात का एक एग्जांपल डाल सकते हो, ठीक है। गांव का नाम मुझे याद नहीं है, पटेल गांव है वो, तो बता दूंगा, मुझे याद नहीं है अभी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि पूरी जो इकॉनमी है वो डिजिटाइज हो गई है, और वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, आप लोग को पता होगा ना, जो इंडियन काउज हैं वो सबसे प्योरेस्ट ब्रीड की गुजरात में मिलती हैं, अगर थोड़ा बहुत पता हो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं। अब जो मार्केट्स हैं अपनी, जो कैटल मार्केट होती है, उसमें डिजिटल टूल्स का यूज़ करके पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट, सॉरी पूरे इंडिया में बेचते हैं अपनी काउस को, और इवन एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। और उनके मिल्क का जो प्रोडक्ट है उसका भी आपने देखा होगा, आजकल A2 घी चल रहा है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है वो गुजरात वाले पार्ट से, ठीक है। और आप सबको पता होगा अमूल के, जानते हैं हम लोग कौन से विलेज से सबसे यूज स्टार्ट हुआ था, अमूल पता है, अमूल का फुल फॉर्म क्या है, आनंद। हाँ, तो आनंद विलेज से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो वो वाला जो है वो गुड एग्जाम्पल है, वो वाला बैड है, यही है क्या, केस स्टडी। बट इसमें किसी स्कॉलर ने किया होगा, उसका नाम डाल देंगे बस, ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, उसने किस स्कॉलर ने बोला है और उसका क्रक्स क्या था, उसको लिखेंगे। और बस देखो, इसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे आपने स्टार्ट किया, लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद दो तीन चीज़ उसके बारे में बता दी, तो जहाँ यहाँ पे जो आपने इम्पैक्ट या फिर जो भी चीज़ बताई है ना, उसके जस्ट बाद केस स्टडी लिखते हैं, और केस स्टडी को ट्राई करना, उस पूरी चीज़ को ऐसे ब्लॉक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लेना कि केस स्टडी, है ना। उसके बाद इसने लिखी थी, और सिर्फ क्रक्स में 4 से 5 लाइन में करके ख़त्म कर दो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना होता है केस स्टडी को, ठीक है। अब क्यों इसको इतना ब्लॉक ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और नंबर दिलाएगा आपको, 1 नंबर 1.5 नंबर मिलेगा, इसलिए पूरा ब्लॉक कर देना। गलत केस स्टडी कभी मत यूज़ करना, ब्लफ मत करना एग्जामिनर को, ऑप्शनल पेपर में उसको समझ में आ जाएगा, नंबर काट लेगा वो, ठीक है। तो ये मत करना कि आपको डिजिटाइजेशन पे एक पता है, पूछा कुछ और है, तो हर जगह पर डिजिटाइजेशन आया तो घुसा दिया, वो GS वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना है आप, ठीक है। क्लियर हुआ। 10 मार्कर में आप तब डालोगे जब आपके पास है और बहुत शॉर्ट में बता सकते हो। 10 मार्कर में नॉर्मली हम लोग के पास टाइम ही नहीं होता है। और एक चीज़ और है, पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है। देखो, आपके इस वाले में ही देख लेते हैं। देखो, ये जैसे सेक्शन A सेक्शन B है, ये सबको अब तो पता चल गया ना कि क्या पेपर कैसे होता है। जैसे ये जो शुरू के 5 है, ये क्या है, कंपलसरी है, इनको अटेम्प्ट करना ही है। इसी तरीके से जो आपका नीचे वाला है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है, कंपलसरी हो गया, ठीक है।
ये वाला भी क्या है, कंपलसरी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों कंपलसरी है, इनमें हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, इसको अटेम्प्ट करना ही है। तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए, ये 100 मार्क्स तो कंपलसरी है, इनको करना ही है। उसके अलावा हर सेक्शन में से एटलीस्ट एक होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो एक में 2 और दूसरे में 3, यही हुआ। ठीक, तो टोटल आपको 5 अटेम्प्ट करने, 250 मार्क्स के 100 ये हो गए, बाकी 150 आपके अलग हो गए। अटेम्प्ट करने का देखो तरीका क्या होता है आइडियली, बाकी सबकी अपनी सद्बुद्धि है, उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले जो भी चीज़ अटेम्प्ट करोगे उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो और अगर आप सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करोगे ना, तो वैसे भी इनिशियली आपको पहले क्वेश्चन में टाइम लगना ही है। और दूसरी चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनमें आपको नॉर्मली कंटेंट कम होता है आपके पास, जो 10 मार्कर्स होते हैं। जैसे हमने देखा डिजिटाइजेशन देखा, सीरो मालाबार क्रिश्चियंस देखा, इसमें कंटेंट कम होगा। जॉर्वियन कल्चर आ जाएगा, मतलब कुछ भी आ जाता है कभी कभी, तो इसमें कंटेंट कम है तो आपको टाइम और ज़्यादा वेस्ट होगा आपका। तो स्टार्ट कभी भी इससे मत करो, 10 मार्कर वाले से। अगर करना है तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो, एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद छोड़ दो, सीधे किस पे आ जाओ, जो भी क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट आता है। अगर पिछली इसमें अगर सेक्शन ए में आता है सबसे बेस्ट, उसको स्टार्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, मान लो ये आपको बेस्ट आता है, इससे स्टार्ट करो, और वो भी किससे, 20 वाले से। क्यों? क्योंकि टाइम ज़्यादा लगना है, तो जब लगना ही है टाइम ज़्यादा, तो किस में लगे, जो सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड दे रहा है। और देखो क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली डिस्क्राइब एविडेंसेस फ्रॉम राखी गढ़ी एंड इट्स लिंकेजेस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्लियर हुआ? ऑलरेडी सबको कंटेंट अच्छा खासा इसमें आता होगा, सब प्रिपेयर करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज़ और याद रखना, जब हम ये पढ़ेंगे ना एविडेंसेस फ्रॉम राखी गढ़ी, ठीक है, लिंकेजेस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सबको पता है, बट यहाँ पे पेपर 1 का कॉन्सेप्ट यूज होगा। कौन सा टॉपिक का? जेनेटिक्स वाला। ठीक है, बिकॉज जो एविडेंस मिला है वो स्केलेटन का एविडेंस है ना, तो स्केलेटन में किसकी बात करेंगे हम? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करेंगे, और जो भी जेनेटिक एनालिसिस हुआ है, डीएनए सीक्वेंसिंग हुई है, R1A1 जीन की बात करेंगे। ठीक है, जो आर्यन जीन की होती है, तो इनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट हमेशा किससे करेंगे? जो 50 नंबर वाला होगा, 20 मार्कस वाला। ठीक, इनसे स्टार्ट करेंगे। सबसे लास्ट में कौन सा करोगे? 10 मार्कस का सेक्शन बी वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सेक्शन ए का 5 है ना, एग्जामिनर को सबसे पहले दिखेगा वही, तो उसको लास्ट में करोगे तो उसमें राइटिंग वाइटिंग खराब हो जाएगी, तो बहुत गंदा आपका वो हो जाएगा, मतलब एक आपका व्यू अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको सबसे लास्ट में करना, सेक्शन बी वाला। ठीक है, तो दैट नंबर कटे भी ना, तो ये लास्ट के 1-2 में कट जाए। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर है? एक चीज़ और, कि कुछ टाइप के क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है ना। जैसे अगर मान लो 2 चीज़ों में आप फंस गए हो, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, इट इज़ रिलेटेड टू, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, मान लो हाँ डोमिनेंट कास्ट का क्वेश्चन है, और संस्कृताइजेशन का क्वेश्चन है, और इसी के अलावा कोई और भी एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है, मतलब 50, क्योंकि आपको सेलेक्ट करना है ना क्वेश्चन की कौन सा अटेम्प्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ट्राइबल सब प्लान के बारे में और लैंड एलिनेशन के बारे में। तो आइडियली बताओ किसको अटेम्प्ट करना चाहिए आप लोग के हिसाब से? फर्स्ट वाला कौन कौन बोल रहा है? डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, ये ट्राइबल सब प्लान, लैंड एलिनेशन, ये प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, ये 2 तरीके के क्वेश्चन है, किसको अटेम्प्ट करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? नहीं, फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि देखो ये वाले में ना, जो ये वाला है इसमें आपका सबसे ज़्यादा चांस क्या है कि आप यही आंसर लिख के आओगे, जनरल लिख के आओगे ना, क्योंकि इसमें दिमाग चला तब। देखो पहले से कंटेंट अपने पास है, जैसे अभी हम आप बात कर रहे थे तब तो ठीक है, पर नॉर्मली क्या होगा इसमें आपके पास लैंड एलिनेशन में बहुत ज़्यादा पॉइंट होगा नहीं, वही कि ये इनसे ये प्रॉब्लम होती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। हाँ, तो एक है, और डोमिनेंट कास्ट में कितनी होगी आपके पास, है ना? तो आपने खुद ही आंसर दिया कि नहीं दिया? तो बेटर चांस क्या है, कभी भी ये मत सोचना कि भाई डोमिनेंट कास्ट तो सबको आता है, डोमिनेंट कास्ट सबको आता है, मैं वो लिखूंगा जो सबको नहीं आता। इस चक्कर में आपको नहीं आता तो नंबर कम ही मिलेगा, है ना? वो लिखो जो आपको बेस्ट आता है, रादर देन कि आपको ये लग रहा है वहां बैठ के वो आर्यभट्ट मत बन जाओ कि मुझे जो है ये ज़्यादा आता है, ये कम आता है, ये किसी को नहीं आता, मैं ये लिखूंगा, नंबर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा, जनरल। तो हमेशा इन टाइप के क्वेश्चंस को अवॉइड करना, तब करना जब आपको जैसे मान लो ये 20 मार्क्स, 15 मार्क्स और 15 मार्क का हो गया, सेम गोज फॉर अदर। अब अगर एक क्वेश्चन में आपको 30 अच्छे से आता है, और सॉरी 35 और 15 कम आता है,
दूसरे में आपको सारे बहुत अच्छे से आते हैं, तो हमेशा आप इसको ही स्टार्ट करोगे ना। और अगर बराबर है दोनों में, तो आप हमेशा इस वाले को चूज करो, फर्स्ट वाले को, क्योंकि ये रिवॉर्ड ज़्यादा देगा आपको, ये कम देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों में आपको कम नंबर मिलेगा, उसमें एटलीस्ट दो में अच्छा मिलेगा, एक में कम मिलेगा, आपका एवरेज मार्क्स बढ़ेगा। तो हमेशा देखना, ऑप्शनल कोई भी हो उसमें क्वेश्चन चूज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है ना। क्वेश्चन हमेशा वो चूज करो जो आपका स्ट्रेंथ है। ठीक, उसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि ये वाला अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, आर्कियोलॉजी, ठीक है, तो इसको हमेशा प्रिफर करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंपल होता है, कुछ करना नहीं होता, सीधे स्कॉलर का नाम, क्या क्या चीज़ें थी, वो नर्मदा मैन था, उसके क्या क्या फीचर थे, और कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस थोड़ा कोई स्टडी हुई है, बता दो, आपका नंबर कटेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है नहीं, सीधे सीधे एविडेंसेस हैं, उनको हमको एक्सप्लेन करना है, वहाँ पे एविडेंसेस होते हैं। ठीक है, तो प्रीफर हमेशा फर्स्ट पे आर्कियोलॉजी को करेंगे, सेकंड पे इंडियन को करेंगे, थर्ड पे किसको करेंगे? ट्राइबल इंडिया को। और ट्राइबल इंडिया में पहले से मटेरियल पूरा प्रिपेयर करके रख लेना अभी से ही, और अपने आंसर को जनरल मत करना, जैसे अभी बताया। बाकी जो भी जैसे वैल्यू एडिशन वगैरह वाला है वो ऑलरेडी बता दिया है कि योजना का जुलाई 2022 का एडिशन और 2012 का। ठीक है, ये दोनों एडिशन हो गया, खाका कमेटी की रिपोर्ट हो गई, एंड अदर देन दैट पेपर वन से लिंकेज जो होगा वो गेम चेंजर रहता है। ठीक है, और एक चीज़ और बताई थी वो भी देख लेना। ये चार चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना, डायरेक्ट मत कूद जाना किस पे? पेपर वन के लिंकेज पे। पेपर वन आता ही नहीं है और सीधे लिंकेज करने लगे, ये नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब किसी को, हाँ तो उसको आप देख लो। अभी बता दूंगा मैं क्लास के बाद, ठीक है, कोई बात नहीं। और एक चीज़ और याद रखना, जो ट्राइबल वाला है, इसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गया, जो भी प्रॉब्लम्स वाला पार्ट है ना, इसमें आपको क्या करना है कि जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको एज अ केस स्टडी यूज़ करो। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे ट्राइबल के अंदर हमने देखा प्रॉब्लम होती है लैंड एलिनेशन की, डिजीज की, इन सब की प्रॉब्लम होती है ना। तो उनमें जैसे ब्राज़ील का एक कॉन्सेप्ट है, वो लोग हर घर में क्या करते हैं, सॉरी अफ्रीका का कॉन्सेप्ट है कि वो लोग वन हाउस होल्ड वन काऊ का उनका स्कीम है कि एक हाउस होल्ड को क्या करते हैं, एक काऊ दे देते हैं। अब एक काऊ जाएगी तो आपको पता ही है, गोधन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सुना हुआ है कि वो जाएगी तो वो उनको एनर्जी भी देगी, उनको फूड भी प्रोवाइड करेगी, मिल्क भी प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। और वहाँ पे इंटरेस्टिंगली जो काउज हैं वो इंडियन काउज ही हैं, जो बहुत साल पहले गई थी। तो वो अफ्रीका का क्या है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है, इससे वहाँ की ट्राइब को क्या हो रहा है, उनकी जो ये सारी प्रॉब्लम्स थी मेल न्यूट्रिशन की और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की, वो कम हो रही है। उसको आप यूज़ कर सकते हो कहाँ पे? इंडिया वाले में। ठीक है, तो लिंकेज हम लोग कर सकते हैं, जो हम काउ प्रोटेक्शन वाला चला रहे हैं उसके साथ हम इसको लिंक कर दें, एक काउ पर हाउस होल्ड दे दें, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस भी आप चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करोगे ट्राइबल वाला पार्ट, तब नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे हमने डेटा वेटा की बात कर रहे थे, नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, बाकी किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आज के लिए यही रखते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। किसी को डाउट हो तो रुक जाना।